हेलो दोस्तों, दिस इज मी समर्थ जय। देखो, आज का हमारा वीडियो होने वाला है सॉल्यूशन पे। हर बार की तरह यार कॉन्सेप्ट तो देखेंगे और नीट की जितने भी क्वेश्चन आए हो लास्ट 25 साल वो भी हम देखने वाले हैं। तो बिना देरी के इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, देखो यार अब हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। देखो यार, वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात। देखो यार, जो भी हम चैप्टर कवर कर रहे हैं उनके आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो प्लीज यार हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों यार, सबसे पहले एक बेसिक सी बात कर लेते हैं। देखो, जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलके बना होता है। एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। देखो, सोल्यूट वो होता है जो कि डिजोल्व होता है सॉल्यूशन में, और सोलवेंट वो होता है जो डिजोल्व करता है। जैसे हम बात करें, जो शुगर है उसको अगर हम पानी में घोलते हैं तो देखो शुगर क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है। तो ये तो होगा सोल्यूट। और इसे डिजोल्व कौन कर रहा है, वाटर। तो ये होगा सोलवेंट। ठीक है, तो इतनी बेसिक सी बात थी यार ये। अब मैं यार कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं जहां से यार नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोलरिटी की। सबसे पहले हम बात करते हैं साहब मोलरिटी की। देखो, मोलरिटी बराबर होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलरिटी जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है साहब मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है, एनबी यानी मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो हमने को लेना है लीटर में। ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो हमको लीटर में लेना है। ठीक है जी। को यार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था एपीएमटी 2010 में। देखो क्वेश्चन क्या है, एक आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या, 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, डिजोल्व किया जाता है इन इनफ वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इफ sodium carbonate dissociate completely, molar concentration of the sodium ion Na plus और CO3 2 माइनस है। ठीक है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी बतानी है। ठीक है जी, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, देखो जो सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 है, इसका हमको वेट दे रखा है 25.3 ग्राम। और मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका 106, ये भी दे रखा है हमको। ठीक है, तो अगर मोलरिटी बराबर क्या होता था साहब, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो मोल क्या है, देखो मोल बराबर होता है, पता होगा बहुत ही बेसिक है। मोल बराबर होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट। ठीक है, वेट कितना है 25.3 ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट जो है 106। तो ये मोल निकल के आ गए हमारे। ठीक है क्या साहब, एक बार आप इस देखो, मोलिटी बराबर होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो हमको लेना है लीटर में। ठीक है, तो देखो मोल निकालते हैं सबसे पहले। मोल बराबर होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट। वेट कितना है 25.3 ग्राम और मोलिकुलर वेट ऑफ 106। ठीक है, तो ये मोल आ गए हमारे। ठीक है, और वॉल्यूम कितनी है दे रखी है 250 ml। ठीक है यार, ml है, इसको लीटर में लेंगे तो ये हो जाएगा 250 डिवाइड बाय 1000 लीटर। 250 डिवाइड बाय 1000 लीटर। ठीक है, तो देखो यार मोलरिटी हमारी निकल के आ जाएगी किसकी, सोडियम कार्बोनेट की। ठीक है, ये मोल हो गए। ठीक है, वॉल्यूम हो जाएगा 250 डिवाइड बाय 1000, 1000 ऊपर चल जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी मोलरिटी निकल के आई कितनी, 0.955 एम। ये हमारी आई मोलरिटी। ठीक है जी। अब देखो यार, ये जो हमको मोलरिटी निकल के आई है ये तो है साहब सोडियम कार्बोनेट की। हमको चाहिए Na प्लस और CO3 2 माइनस की। तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है सोडियम कार्बोनेट है, वो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है। किसमें होगा, देखो डिजोल्व करे तो हम 2Na प्लस में और प्लस CO3 2 माइनस में। ठीक है, अब देखो गए यार, सोडियम कार्बोनेट X है तो देखो CO3 2 माइनस है, ये भी इसकी मोलरिटी भी X होगी। और जो Na प्लस है 2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसकी 2x हो जाएगी, इसकी मोलरिटी 2x हो जाएगी। तो देखो यार, सोडियम कार्बोनेट है, इसकी मोलरिटी आई 0.955। ठीक है, तो CO3 2 माइनस की भी यही हो जाएगी मोलरिटी कितनी, 0.955। और जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम प्लस है, इसकी 2x हो जाएगी, यानी 2 इंटू 0.955।
यानी 1.91 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, अगर CO3 2 माइनस है, इसकी मोलरिटी आ जाएगी सोडियम कार्बोनेट की मोलरिटी के बराबर। और जो Na+ है, ये गलत लिख रखा है, जो Na+ है इसकी 2x हो जाएगी, यानी 2 इंटू 0.955। ठीक है, तो यार ये इसके आ जाएगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो यार इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं एड डाइल्यूशन, यानी हमने क्या किया, डाइल्यूट कर दिया सॉल्यूशन को, यानी उसमें सोलवेंट सोलवेंट ऐड कर दिया। क्या साहब, देखो एक बार वापस क्या, देखो हमने क्या किया, अब जो सॉल्यूशन था उसको डाइल्यूट कर दिया, यानी उसमें सोलवेंट ऐड कर दिया। जैसे हमने शुगर और वाटर की बात करें तो हमने क्या वाटर और ज़्यादा ऐड कर दिया। तो देखो ध्यान रखना, यहाँ क्या होगा, देखो मोल जो है, इनिशियल और फाइनल मोल वो हमेशा सेम रहते हैं। क्या साहब, देखो इनिशियल और फाइनल मोल है वो सेम होते हैं। और यहाँ से देखो देखो मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, मोल बराबर क्या हो जाएगा, देखो मोलरिटी बराबर मोल बाय वॉल्यूम होता है, तो मोल बराबर हो जाएगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो डाइल्यूशन पे क्या होता है, इनिशियल और फाइनल मोल सेम होते हैं। तो देखो मोल बराबर होता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो देखो इनिशियल मोलरिटी इंटू वॉल्यूम बराबर फाइनल मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, मान लो रहे हम दो सॉल्यूशन है उनको ऐड कर दें, तो देखो होगा क्या, जो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी और इसकी वॉल्यूम प्लस दूसरा वाला सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी और उसका वॉल्यूम बराबर हो जाएगा इसके मिक्सचर। देखो फाइनल में क्या इसका मिक्सचर बन रहा है, उसके बराबर हो जाएगा ये। ठीक, जिसे यार हम क्वेश्चन से समझते हैं और बेहतर समझ में आएगा। ये ईपीएमटी 2002 का क्वेश्चन है। ठीक है, हमने क्या किया, 1 मोलर एंड 2.5 लीटर NaOH सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया किसके साथ, 0.5 ml और 3 लीटर NaOH सॉल्यूशन से। ठीक है, तो हमको यार जो लास्ट में जो मोलरिटी बन के आएगी वो बतानी है। ठीक है, तो देखो यार क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो दो सॉल्यूशन है NaOH को। ठीक है, इनिशियली दो सॉल्यूशन है NaOH के, एक की मोलरिटी है 1 और दूसरे की 0.5। एक का वॉल्यूम है 2.5 लीटर और एक का है 3 लीटर। ठीक है, और अब ने क्या किया, एक सेकंड, दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, तो देखो हमको क्या करना है, इनिशियल मोल और फाइनल मोल है उनको इक्वल कर देना है। हमको बता देखो इनिशियल मोल बराबर फाइनल मोल होता है, तो देखो इन दोनों का इनिशियल मोल कितने हो जाएंगे, मोल बराबर होता है क्या, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो देखो इसका मोल की वैल्यू हम देखें फर्स्ट वाले सॉल्यूशन की, तो देखो 1 इंटू 2.5, यानी 2.5 मोल की वैल्यू 2.5। या हम देखें तो 0.5 इंटू 3 तो 1.5, यानी इनिशियल मोल हो गए 2.5 प्लस 1.5 यानी 4। इनिशियल मोल जो है उसकी वैल्यू आ गई साहब 4। ठीक है, अब फाइनल मोल का देखो, फाइनल मोल बराबर क्या हो जाएगा, ये जो मिक्सचर बना है इसकी मोलरिटी इनटू जो वॉल्यूम है ना, ये मिक्सचर का जो वॉल्यूम है उसकी मोलरिटी। तो देखो वॉल्यूम तो हमको पता चल जाएगा। देखो हमने क्या किया, 2.5 और 3 लीटर का जो सॉल्यूशन था इनको क्या किया था, मिक्स किया। तो देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2.5 प्लस 3 यानी 5.5। तो देखो वॉल्यूम तो हो गया 5.5 लीटर। ठीक है, लेकिन मोलरिटी क्या होगी यही तो हमको बतानी है। तो देखो इस इक्वेशन को हम सोल्व करें तो इस मिक्सचर जो है उसकी मोलरिटी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, देखो इनिशियल मोल हो गए 4। ठीक है, इसको सोल्व करोगे 4 बराबर फाइनल मोल क्या होगा, मोलरिटी मिक्सचर की इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो गया साहब, 5.5 हो गया। ठीक है, 5.5 हो गया ना, तो जो मिक्सचर की मोलरिटी है वो कितनी आ जाएगी, 4/5 यानी 0.73। ठीक है, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन है सोल्व हो जाएगा हमारा, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है जी, अब देखो ये जो मोलरिटी है उसका एक और फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला याद कर लेना, देखो कई जगह क्वेश्चन है बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, देखो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अगर देखो हमको डेंसिटी दी गई हो और परसेंटेज वेट दिया गया हो तो ये फॉर्मूला आप लगा देना। ठीक है, बहुत ही आसानी से मोलरिटी निकल के आ जाएगी। तो देखो फॉर्मूला क्या है, 10 डेंसिटी। ठीक है सब, डेंसिटी इनटू परसेंटेज वेट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। क्या? देखो मोलरिटी का एक और फॉर्मूला है क्या, 10 इंटू डेंसिटी इंटू परसेंटेज वेट बाय मोलिकुलर वेट, और मोलिकुलर वेट किसका, सोल्यूट का। ठीक है, अगर क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, यहाँ आपको हाँ ये फॉर्मूला हमारे यहाँ काम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यही पे 2007 का, कंसनट्रेटेड aqueous sulfuric acid is 98% H2SO4 बाय मास। ठीक है, एंड हेच ए डेंसिटी, ठीक है डेंसिटी कितनी है 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ द एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 ml H2SO4 सॉल्यूशन। तो देखो हमसे क्या कह रहा है कि हमको कितनी वॉल्यूम की जरूरत होगी अगर हमको एक 1 लीटर 0.1 ml H2SO4 सॉल्यूशन बनाना है। तो यानी हमको क्या करना है, 0.1 मोलर और 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, यानी हमको फाइनल मोलरिटी और फाइनल वॉल्यूम दे दिया। ठीक है, और हमको पूछा यार कितनी वॉल्यूम की हमको जरूरत होगी अगर ये सॉल्यूशन हमको बनाना है। तो देखो यार बहुत ही आसान, देखो अभी अभी हमने देखा, देखो इनिशियल मोल और फाइनल मोल हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, कोई वॉल्यूम ऐड करते हैं, तो इनिशियल मोल और फाइनल मोल है वो सेम रहते हैं। तो देखो इनिशियल मोल बराबर हो जाएगा मोलरिटी 1 इंटू वॉल्यूम 1, यानी इनिशियल मोलरिटी इंटू सॉरी इनिशियल मोलरिटी इंटू इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल मोलरिटी और फाइनल वॉल्यूम। तो देखो फाइनल मोलरिटी और फाइनल वॉल्यूम तो हमको दे रखा है कितना साहब, देखो ये है 0.1। ठीक है, M2 हो गया 0.1 और V2 हो गया साहब कितना, 1 लीटर। ठीक है, और देखो हम अगर M1 निकाल लें तो आसानी से हो जाएगा। देखो V1 हमको बताना है, तो देखो यार M1 यानी मोलरिटी का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या, 10 इंटू डी इंटू परसेंटेज वेट बाय मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो हमको डेंसिटी दे रखी है, परसेंटेज वेट दे रखा है 98। ठीक है, और मोलिकुलर वेट क्या होता है H2SO4 का, आपको पता है ही 98 होता है। ठीक है, H2SO4 है, इसका मोलिकुलर वेट होता है 98। ठीक है, मोलरिटी निकल के आ जाएगी 10 इंटू डेंसिटी है 1.8 इंटू, ठीक है परसेंटेज वेट होगा कितना 98%। ठीक है, तो 98 बाई मोलिकुलर वेट होगा 98। ठीक है, तो देखो यार मोलरिटी निकल के आ जाएगी 18। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। देखो अब हम क्या करते हैं, इनिशियल मोल बराबर फाइनल मोल, यानी M1 V1 बराबर M2 V2। M2 की वैल्यू है एम V2 की वैल्यू हमको दे रखी है, M2 है 0.1, V2 है 1। ठीक है, M1 निकल गया 18, तो V1 निकालना तो बहुत आसान है। ठीक है, सिंपल से मैथ्स है यार, इसको आप सोल्व करोगे तो लगभग लगभग आ जाएगा कितना, 0.0055 लीटर। और मिलीलीटर की बात करें तो 5.5 मिलीलीटर, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, यार आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ हमारा। अब यार हम आगे बात करते हैं मोलेलिटी। ठीक है, अभी हमने बात करी थी मोलेरिटी की, ये है मोलेलिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, मोलेलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बी यानी मोल ऑफ सोल्यूट, यहाँ तो सेम है, डिवाइड बाई वहाँ क्या था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ क्या जाएगा डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो हमने मोलरिटी देखी थी, तो देखो यहाँ फॉर्मूला था एन बी बाई वॉल्यूम, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट, ये तो सेम है, डिवाइड कर रहे थे यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, एक सेकेंड, मास ऑफ सॉल्वेंट से। ठीक है, यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं मास ऑफ सॉल्वेंट से, और ये मास हमको लेना है केजी में, ये हमको मास लेना है केजी में। ठीक है, तो दोस्तों यार ये जो फॉर्मूला है मोलेलिटी का, इससे रिलेटेड बहुत ही आसान क्वेश्चन आ जाता है नीट 2022 में, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यार नीट 2022 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो क्या लिखा हुआ है, इन वन मोलल सॉल्यूशन दैट कंटेंट 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट, तो सोलवेंट है उसके वेट या मास हमको बताना है। ठीक है, देखो बहुत ही आसान है। देखो 1 मोलल सॉल्यूशन, यानी जो मोलेलिटी है वो 1 होगी, 1 मोलल सॉल्यूशन यानी मोलेलिटी 1 होगी। ठीक है, अगर 1 मोलर होता तो मोलरिटी है वो 1 हो जाती, तो 1 मोलल सॉल्यूशन यानी मोलेलिटी जो है वो 1 है साहब। ठीक है, और देखो यार मोल दे रखे सोल्यूट के, तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखो क्या, देखो मोलेलिटी है 1। ठीक है, जो एन बी यानी जो सोल्यूट है, ठीक है जो सोल्यूट है उसके मोल है 0.5, तो देखो यार मास ऑफ सोलवेंट बहुत ही आसानी से आ जाएगा। देखो एक्स बराबर हो जाएगा
kg, ये केजी में आया, ग्राम में कितना आ जाएगा 500 ग्राम। तो बहुत ही आसान, देखो आंसर हो जाएगा 500 ग्राम। देखो एक बार वापिस, मोलरिटी थी 1, एन भी दे रखा है 0.5, एक्स बता दो तो एक्स बराबर 0.5 केजी, ग्राम में 500 ग्राम। ठीक है, तो आंसर हो गया यार 500 ग्राम ऑफ सोलवेंट। इतना आसान सा क्वेश्चन था यार। हाँ तो दोस्तों यार, अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। तो देखो यार, नाम से पता चल रहा होगा थोड़ा थोड़ा। देखो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है ये हम समझ लेते हैं पहले, फिर आएंगे, है ना। देखो मोल फ्रैक्शन का मतलब ये है, कोई भी जो मिक्सचर है उसमें किसी कंपोनेंट का कितना पार्टिसिपेशन है, ये हमको बताता है मोल फ्रैक्शन। जैसे हम बात करें यार, एक सॉल्यूशन है उसमें ए और बी है, तो देखो ए का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, खुद के मोल, है ना। देखो जो ए है इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है हमको, तो देखो खुद के मोल, है ना, ए ने, बाय टोटल मोल, यानी देखो ए के मोल प्लस बी के मोल, तो इस तरह से हो जाएगा ए का मोल फ्रैक्शन। अगर हमको बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो देखो बी के मोल बाय टोटल मोल, टोटल मोल किस कौन कौन आ जाएगा, देखो ए और बी है, तो देखो ए के मोल प्लस बी के मोल, तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो यार ए है, उसके मोल है 2, है ना, और बी के मोल है 6, तो देखो ए का मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 2 खुद के मोल बाय टोटल मोल, टोटल कितने, देखो ए के मोल है 2, बी के मोल है 6, तो 2/8 आ जाएगा, यानी 1/4। तो इस तरह से हम बी का मोल फ्रैक्शन निकाले, देखो 6/8 हो जाएगा, देखो खुद के मोल बाय टोटल मोल, तो 3/4। और देखो ये भी याद रखना, जो मोल फ्रैक्शन है उसका सम बराबर होता है 1 के। जैसे हम एक से, है ना, और एक्स बी का सम करें तो 1 के बराबर आएगा। जैसे यहाँ भी देख सकते हो, एक का आया था 1/4, एक का आया था 3/4, तो ये भी 1 के बराबर हो गया। तो ये भी याद रखना, देखो जो मोल फ्रैक्शन है उसका सम 1 के बराबर होता है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं AIPMT 2015 के क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन यार, ये AIPMT 2005 में भी आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लेकिन बहुत ही आसान है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। देखो यार, यहाँ आप ध्यान से देखो तो स्मॉल एम दे रखा है, और स्मॉल एम डिनोट करता है मोलेलिटी को। क्या साहब, जो स्मॉल एम है वो डिनोट करता है मोलेलिटी को, और कैपिटल एम है वो डिनोट करता है मोलेरिटी को। ठीक है, तो देखो यहाँ हमको दे रखी है मोलेलिटी जो कि है 1, तो देखो मोलेलिटी होगी 1। ठीक है, अब हमको मोल फ्रैक्शन बताता है सोल्यूट का। ठीक है, और जो ध्यान से देखो तो यहाँ लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन, यानी सोलवेंट क्या है, वाटर। ठीक है, सोलवेंट क्या है सब, वाटर। ठीक है, तो क्या यार 1, यहाँ देखो मोलेलिटी है वो 1 है, तो देखो इसका कहीं ना कहीं एक सिंपल सा मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। देखो सॉल्वेंट है वाटर, तो देखो इसका मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg, या 1 kg को क्या बोलते हैं, 1000 ग्राम वाटर। ठीक है, देखो क्या 1, देखो मोलेलिटी है 1, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा, 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है किसमें, 1000 ग्राम वाटर में। ठीक है, देखो यार समझ में ना आया हो तो देखो मोलेलिटी 1 है, अगर हम वाटर को 1 kg ले लें तो देखो यार जो NB है यानी सोल्यूट है, उसके मोल तो 1 ही आ गए ना जी। ठीक है, तो देखो यार ये हो गया। अब हम देखो जो मोल है वाटर के वो हम निकाल लेते हैं। देखो वाटर कितना है 1000 ग्राम, ठीक है, बाय 18, 18 क्या है, मोलिकुलर मोलर मास होता है। देखो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट, है ना, जो हम ग्राम में लेते हैं बाय मोलिकुलर वेट। देखो वेट हो गया 1000, और मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास है वो होता है 18। ठीक है, तो वो तो देखो यार जो वाटर के मोल है वो निकल के आ गए 55.5। ठीक है, और देखो यार इन सोल्यूट, ठीक है, वो कितना है 1 मोल आ गया। ठीक है, तो देखो यार हमारे पास दोनों चीज़ आ चुकी है। देखो सोल्यूट है उसके मोल आ चुके हैं 1, ठीक है, और वाटर है यानी जो सॉल्वेंट है उसके मोल आ चुके हैं कितने 55.5। अब हमको निकालना क्या है सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो देखो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, खुद के मोल क्योंकि 1 बाई टोटल मोल, टोटल मोल क्या, सोल्यूट के मोल प्लस सोलवेंट के मोल, सोल्यूट का मोल है 1, सोलवेंट का मोल है 55.5। तो देखो यार आंसर हो जाएगा 1/56.5, यानी इसको हम सोल्व करेंगे तो 0.0177, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यार सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, मोलिलिटी 1 दे रखी थी। ठीक है, सोलवेंट वाटर था। ठीक है, तो देखो यार सोल्यूट हो गया, सोल्यूट है उसके मोल हो गए 1। ठीक है, वाटर के मोल हमने निकाल लिए। ठीक है, तो देखो ये आ गए 55.5,
ठीक है, हमको क्या बनाना था, मोल फ्रैक्शन बताना, मोल फ्रैक्शन बताना सोल्यूट का, तो खुद के मोल बाय टोटल मोल जो क्या है 55.5 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया 1/56.5 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.0177। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। और देखो सेम सा क्वेश्चन आ जाता है कहाँ, ए पिम्ड 2005 में भी, तो देखो इसका आंसर भी हो जाएगा सी 0.0177, यानी ये लगभग इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यार एक दो टर्म और है, फटाफट से देख लेते हैं उसको, है ना। देखो वेट परसेंटेज की हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें परसेंटेज वेट, वेट बाय वेट ऑफ ए, तो देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए की, ए का वेट, है ना, और टोटल वेट यानी सॉल्यूशन का टोटल वेट, और देखो परसेंटेज है तो इनटू कर देंगे सॉरी 100 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा परसेंटेज वेट का फॉर्मूला। ठीक है, एक बार वापस देखो, हमको अगर परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ए लिखना है तो देखो हम कैसे लिखेंगे, ए का वेट बाय पूरे सॉल्यूशन का वेट इंटू 100। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है इसलिए। ठीक है, अब हम यार बात करें पीपीएम की, तो पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, पार्ट्स पर मिलियन, या मिलियन की बात हो रही है, तो देखो बिल्कुल आसान है यहाँ भी। देखो पीपीएम ऑफ ए लिखें तो देखो ए का वेट बाय सॉल्यूशन यानी टोटल वेट इंटू, देखो मिलियन की बात हो रही है तो 10⁶। ठीक है, तो ये आ जाएगा यार, ये आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो देखो और एक क्वेश्चन आता है नीट 2017 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, देखो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इनमें से कौन सी जो इनमें से कौन सी जो टर्म है वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। समझ क्या है, मोलैलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन और वेट परसेंटेज। तो देखो ध्यान से आप देखो फॉर्मूले सबके, तो देखो यार मोलरिटी है, उसकी फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है, और टेम्परेचर का वॉल्यूम से क्या डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसलिए जो मोलरिटी है वही वही क्या डिपेंड होती है टेम्परेचर पे। बाकी आप देखो मोलरिटी, उसमें कहीं वॉल्यूम नहीं है, मोल फ्रैक्शन में कहीं वॉल्यूम नहीं है, पर परसेंटेज वेट बाय वेट यानी परसेंटेज वेट में भी कहीं वॉल्यूम नहीं आती, तो वो टेम्परेचर है, उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है वॉल्यूम से। और मोलरिटी है, उसकी फॉर्मूले में क्या वॉल्यूम आ रही है, तो इसलिए देखो मोलरिटी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, तो आंसर आ जाएगा यार बी, मोलरिटी। ठीक है जी, अब देखो हम आगे चलते हैं यार, आगे क्वेश्चन है एआईपीएमटी 2001 का। देखो हमको क्या पूछा है इसमें, मोलरिटी पूछी है लिक्विड HCl की, और इसकी डेंसिटी हमको दे रखी है 1.17 ग्राम पर सीसी। ठीक है, देखो जी यार मोलरिटी का फॉर्मूला अभी भी हमने पढ़ा था, है ना, NB यानी मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट, ये तो पता ही होगा ना। देखो मोल बराबर होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट। ठीक है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट बाय मोलिकुलर वेट, ये हो गया मोल। ठीक है, तो मोल सॉरी वेट बाय मोलिकुलर वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है जी, अब देखो जो HCl है इसका मोलिकुलर वेट कितना है, 36.5। ठीक है, तो ये तो हमको मिल गया और हमको ये चाहिए। ठीक है, अब देखो डेंसिटी है, इसकी वैल्यू कितनी है 1.17 ग्राम पर सीसी, और देखो एक सीसी है उसमें क्या होता है 1 cc बराबर 10⁻³ लीटर। तो देखो सीसी है, इसकी जगह हम लीटर ले लेते हैं, तो देखो यार 1.1 1.17 ग्राम पर सीसी की जगह हम लेते हैं 10⁻³ लीटर। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1170 ग्राम पर लीटर। अब देखो ग्राम यानी ग्राम किसकी यूनिट है, वेट की, और लीटर है वॉल्यूम की। तो यार हमको वो जो वेट बाय वॉल्यूम है ये मिल गया, है ना। कैसा, देखो ये कितना है, वन सॉरी 1170 ग्राम पर लीटर, यानी ये हमको मिल गया वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो वेट बाय वॉल्यूम की जगह रख दो 1170 डिवाइड बाई, देखो मोलिकुलर वेट तो है ही हमारे पास 36.5। तो देखो यार इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 32.05, है ना, मोलर। ठीक है, तो देखो यार आंसर ये हो जाएगा कुछ सी। ठीक है जी, तो अगर डेंसिटी से हमको हमारे पास आ गई वेट बाई वॉल्यूम की वैल्यू, MW तो हमको पता था ही। ठीक है, और देखो वॉल्यूम हमको लीटर में लेनी थी, तो इसको हम इसलिए हमने सीसी है उसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है जी, हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं जी हेनरीज लॉ की। आगे हम बात करने वाले हैं हेनरीज लॉ की। देखो हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैस की सोल्युबिलिटी के। क्या साहब, एक बार वापस देखो, जो प्रेशर है
वो डायरेक्टली प्रपोज होता है सोल्युबिलिटी के। यानी जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे गैस की सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल मैं देता हूँ। देखो आपने यार पेप्सी कोक कैन वगैरह सब तो पी होगी, ठीक है। तो देखो यार जब कोक होती है हमारी कोल्ड ड्रिंक है उसकी बात करते हैं हम, तो देखो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं उससे क्या CO2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है। लेकिन जब वो बंद है यानी जब उसमें अच्छा खासा प्रेशर लगा हुआ है उसमें क्या है CO2 गैस, देखो हमारी जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें CO2 गैस क्या हुआ है डिजोल्व रहती है, ठीक है। देखो असल में हो क्या रहा है, देखो कोल्ड ड्रिंक है उसमें CO2 गैस डिजोल्व है जब इसमें प्रेशर लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही देखो जैसे ही हम इसको कैन है उसको ढक्कन खोलते हैं प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम हुआ तो जो CO2 है उसकी सोलिबिलिटी भी कम हो जाती है, इसलिए बाहर निकल जाती है, ठीक है जी। देखो यार एक फॉर्मूला बन के आता है, देखो क्या, P बराबर, देखो जो सोलिबिलिटी है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। तो देखो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रपोज होता है मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। और देखो यानी कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ यार ये फॉर्मूला बन के आ जाता है क्या, देखो पी यानी प्रेशर बराबर KH इंटू मोल फ्रैक्शन, KH इंटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो एक बार वापस देखो ये फॉर्मूला कैसे आया, देखो प्रेशर है उसका प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रपोज होता है सोलिबिलिटी के, और देखो सोलिबिलिटी है उसका डायरेक्ट रिलेशन है मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। देखो प्रेशर है वो भी डायरेक्टली प्रपोज होगा मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। और देखो यानी कांस्टेंट बन के आता है वो है KH, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो यार P बराबर KH हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व लिक्विड, ठीक है। देखो यार अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। देखो रिसेंटली यार इससे क्वेश्चन भी काफ़ी आए हुए हैं, क्या, देखो बहुत ध्यान से सुनना। देखो जो केज है हमारा यानी जो हेनरी कांस्टेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा सोलिबिलिटी के। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्या साहब, देखो जो केज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोलिबिलिटी की। इसको हम समझ भी सकते हैं, देखो कैसे, देखो केज है वो, देखो यहाँ से आप फॉर्मूले देखो तो केज है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है HG के, सॉरी XG के, यानी मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। क्या देखो यहाँ से आप देखो तो जो केज है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा XG यानी मोल फ्रैक्शन के, और मोल फ्रैक्शन है उसका तो डायरेक्ट रिलेशन ही होता है सोलिबिलिटी से, यानी केज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सॉरी केज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सोलिबिलिटी के भी, ठीक है। अब देखो यार हम बात कर लेते हैं नीट 2024 के क्वेश्चन की, ठीक है। अभी अभी आया हुआ एक क्वेश्चन है, देखो हमको केज की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। केज की वैल्यूज दे रखी है A B C, है ना, ये 3 गैस है, इसकी केज की वैल्यू दे रखी है और सॉल्युबिलिटी पूछी है। तो देखो अभी अभी हमने पढ़ा, देखो क्या केज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, क्या साहब, जो केज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, यानी केज जिसका सबसे ज्यादा, ठीक है, क्या, देखो केज से जिसका जिसका सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी उसकी सबसे कम होगी, और केज जितना कम उतनी ही ज़्यादा सोलिबिलिटी होगी। तो देखो जो ए है इसी केज की वैल्यू है 145, बी की 2 × 10⁻⁻5 और सी की है 35, ठीक है। तो देखो यार बहुत ही आसान, देखो सबसे कम केज इसका यानी सोलिबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, यानी बी की सोलिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। केज सबसे ज़्यादा है ए का, यानी सोलिबिलिटी सबसे कम हो जाएगी ए की, तो ए, और बीच में आ जाएगा सी, तो देखो B C ये आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। देखो यार एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन, नीट 2022 रीनीट जो हुआ था 2022 में उसका, ठीक है। देखो केज की वैल्यू दे रखी है इन सभी गैसेज हैं सभी की, और सॉल्युबिलिटी पूछी है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। तो देखो केज की वैल्यू यहाँ हम देखें तो सबसे ज़्यादा किसकी साहब, तो देखो सबसे ज़्यादा है आर्गन AR की, और सबसे कम है HCHO की, ठीक है। ये जो है इसकी सबसे कम है, ठीक है। देखो यार सोल्युबिलिटी, देखो केज की वैल्यू सबसे कम इसकी, तो सोल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा इसकी हो जाएगी, तो देखो इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। और देखो केज की वैल्यू सबसे ज़्यादा है आर्गन की, सबसे कम सोल्युबिलिटी भी इसी की हो जाएगी, यानी B और C में से कुछ आएगा, ठीक है। अब देख लो यार, अब देखो CO2 है और CH4 है, मीथेन और CO2 में देखो CO2 है, इसकी केज की वैल्यू ज़्यादा है, यानी सोल्युबिलिटी इसकी कम हो जाएगी, ठीक है, उस चीज़ की ज़्यादा हो जाएगी, तो यार ये इसका ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है जी। तो यार ऑर्डर क्या होगा, देखो सबसे ज़्यादा सोल्युबिलिटी आएगी इसकी, ठीक है, फिर देखो ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, और सबसे कम आर्गन की हो जाएगी, तो यार ये आप देख लेना अच्छे से, ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं,
आगे हम बात करेंगे साहब राउल्ट्स लॉ की। आगे हम बात करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ की, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। देखो जैसे हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, जिसमें दो वोलेटाइल गैसेज है, कौन कौन सी, ए और बी, ए और बी, ठीक है, दोनों वोलेटाइल है। अब क्या होगा, वेपराइजेशन होगा, ठीक है, ए है इसकी वेपर बनेगी, बी गैस है इसकी भी वेपर बनेगी। देखो ए है वो प्रेशर इंसर्ट करेगा, ठीक है, बी भी प्रेशर इंसर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ जो वेपर प्रेशर निकल के आएगा वो क्या है, ये ये बताया था राहुल साहब ने, ठीक है। तो यार जो ए है इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, यहाँ ध्यान से सुनना, इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो राहुल साहब ने ये बताया था कि जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रपोज होता है मोल फ्रैक्शन के, डायरेक्टली प्रपोजल होता है मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। यानी जो ये ए है इसका जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रपोजल होगा इसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। देखो यार ए का वेपर प्रेशर है, डायरेक्टली प्रपोजल होगा मोल फ्रैक्शन की। अब देखो यार ये जो है प्रपोजनल का साइन वो हटेगा और यहाँ क्या आ जाएगा, पी ए नोट। अच्छा पी ए नोट क्या है, तो ध्यान रखना ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। देखो जो ए है, ये जो हमारे ई गैसेज है वोलेटाइल, उसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, ठीक है। अगर देखो यार ये हम समझते हैं, अगर देखो अगर हमने यहाँ ए और बी लिया, केवल हम ए ही लेते हैं, मान लो हम ये ए ही लेते हैं, तो यहाँ केवल देखो यार एक ही पार्टिकल है, यानी जो वेपराइजेशन है ए का ही होता, ठीक है। लेकिन हम बी भी ऐड कर देते हैं, तो क्या है यार, देखो बी भी आ गया, तो देखो यहाँ वेपराइजेशन बी का भी हो रहा है, तो ए के जो पार्टिकल्स है उसको सरफेस कम मिल पा रही है, ठीक है। इसलिए देखो प्योर स्टेज में जो ए का वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यार इसको हम डिनोट करते हैं पी ए नोट से, ठीक है जी। तो यार जो ए है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ए पेपर प्रेशर ऑफ ए बराबर पी ए नोट इंटू एक्स से, ठीक है। ऐसे क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है जी। इसी तरह से जो बी है इसका हम वेपर प्रेशर निकालें तो देखो क्या हो जाएगा, पी बी बराबर एक्स बी, और यहाँ भी आ जाएगा पी बी नोट। अच्छा पी बी नोट क्या है साहब, वेपर प्रेशर ऑफ पी ए प्योर स्टेट, ठीक है। फिर हम पूरे सॉल्यूशन है, ठीक है, ये जो पूरा सॉल्यूशन है इसकी वेपर प्रेशर की बात करें तो देखो यार यहाँ इसका ये जो पूरा सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, तो पी एस बराबर देखो यहाँ क्या क्या है, दो ए और बी वोलेटाइल गैस है, तो पी ए का वेपर प्रेशर प्लस पी बी का वेपर प्रेशर, पी ए का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए नोट एक्स से, पी बी का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी बी नोट एक्स बी, ठीक है जी। अब देखो एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड नीट 2021 में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो हमको वेपर प्रेशर पूछ रखा है सॉल्यूशन का, ठीक है, बेंजीन और ऑक्टेन है। बेंजीन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है 280 और ऑक्टेन का है 420, ठीक है। इसका मोलर रेशियो दे रखा है 3:2, ठीक है जी। तो यार जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, अभी अभी हमने देखा, देखो ए का वेपर प्रेशर प्लस बी का वेपर प्रेशर, यानी बेंजीन का वेपर प्रेशर प्लस ऑक्टेन का वेपर प्रेशर, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए बराबर होता था क्या, पी ए नोट एक्स से, पी बी बराबर होता था पी ए सॉरी पी बी नोट एक्स बी, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, ठीक है। देखो ए हम मान लेते बेंजीन को, बी मान लेते हम ऑक्टेन को, ठीक है। तो देखो बेंजीन का पी ए नोट तो ये हम दे रखा है, एक से हम निकाल लेंगे, पी बी नोट ऑक्टेन का दे रखा है 420 और एक्स भी निकाल लेंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो यार आसानी से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारा है निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। को हमारे पास है मोलर रेशियो, ठीक है, बेंजीन और ऑक्टेन का। देखो बेंजीन और ऑक्टेन का मोलर रेशियो क्या है, 3:2, ठीक है। अगर 3 मोल बेंजीन के हैं, देखो 3:2 रेशियो का मतलब क्या, अगर 3 मोल अगर बेंजीन के हैं तो 2 मोल ऑक्टेन को होंगे, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो अब देखो यार बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। देखो बेंजीन के मोल कितने, 3, और टोटल मोल कितने, 3 और 2 5, तो देखो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन का 3/5। ऑक्टेन के मोल कितने, 2, टोटल मोल कितने, 5, तो देखो ऑक्टेन है उसका भी मोल फ्रैक्शन निकल के आ गया, ठीक है। तो यार अब तो सब कुछ निकल के आ गया, ठीक है। देखो पी ए नोट क्या है, इसकी वैल्यू है कितने, देखो 280 है, एक सेकेंड, देखो 280, पी ए नोट की वैल्यू 280 आ गई, ठीक है। ऑक्टेन की वैल्यू 420 है, मतलब ऑक्टेन का पेपर प्रेशर 420 है, पी बी की वैल्यू होगी 420, तो यार वैल्यू पुट कर दी है, तो पी ए नोट 280 इंटू देखो एक्स है, यानी बेंजीन का मोल फ्रैक्चर हो गया 3/5, ठीक है। इसी तरह से पी बी इसकी वैल्यू है 420, ठीक है, पी बी नोट की वैल्यू है 420,
इंटू ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन आ गया 2/5। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो देखो यार ये आंसर आ जाएगा लास्ट में 336 mm ऑफ Hg सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है जी, इस तरह से नीट 2021 का क्वेश्चन खत्म हुआ हमारा। ठीक है, अब देखो यार बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन AIPMT 2005 में भी आता है। देखो यहाँ P और Q दे रखा है, P है और Q है, इसका वेपर प्रेशर है P का 80 टॉर्क और Q का है 60 टॉर्क। ठीक है, और मोल दे रखा है P के 3 और Q के 2। तो बहुत ही आसान, देखो P है इसका वेपर प्रेशर 80 हो गया, Q का 60, P है उसका उसके मोल हो गए 3 और Q के हो गए 2। तो देखो मोल फ्रैक्शन हम निकालें तो देखो जो P का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, देखो खुद के मोल बाई टोटल मोल 5, 3/5। Q का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5, देखो खुद के मोल 2, टोटल मोल 5। ठीक है, बस अब यार मोल वैल्यूज पुट करनी है। देखो हमको सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर बताना है। तो देखो यार P है, P का वेपर प्रेशर 80, ठीक है, इंटू मोल फ्रैक्शन है 3/5, ठीक है, प्लस Q का वेपर प्रेशर 60 इंटू मोल फ्रैक्शन 2/5। ठीक है, तो यार देखो आसानी से आ जाएगा आंसर 72 इसको सॉल्व करोगे तो यार ये क्वेश्चन होगा AIPMT 2005 का। ठीक है, अब देखो यार एक और क्वेश्चन है AIPMT 2012 का। ठीक है, देखो यार ये जो फॉर्मूला है PS बराबर P0 XB, इसी को मॉडिफाई कर दिया है यार। देखो मैं बताता हूँ कैसे। देखो यार ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेकिन यार देखो यहाँ आप ऑप्शन देखो तो देखो यार कहीं भी एक्स भी नहीं है, तो इसको हमको हटाना है यहाँ से। ठीक है, तो देखो यार आपको पता होगा ये, देखो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है, हम देख ही चुके हैं। ठीक है पहले ही, तो देखो यार एक्स बी बराबर हो जाएगा, देखो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर हो गया 1 के। तो देखो एक्स बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए के। ठीक है, तो देखो यार एक्स बी की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस एक्स ए। तो देखो यार इधर ही हम एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए रखेंगे तो देखो क्या होगा। देखो ये पी बी, देखो मल्टीप्लाई करेंगे पी बी इंटू 1 माइनस एक्स से। ठीक है, तो देखो पी बी आ जाएगा यहाँ और यहाँ आ जाएगा पी बी एक्स से। ठीक है, देखो है ना। अब देखो यहाँ और यहाँ एक से कॉमन आ जाएगा, एक से और एक से कॉमन है तो कॉमन ले लो। देखो पी बी प्लस एक्स से कॉमन, तो यहाँ बचे क्या पी ए माइनस पी बी। तो यार यही हो जाएगा, है ना आंसर। तो यार कुछ नहीं यार, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा था, तो देखो ये आ जाएगा। ठीक है, आराम से देख लेना यार, कुछ भी नहीं है इस फॉर्मूले में। हमको बस यार ये जो एक्स बी है इसको गायब करना है। तो देखो यार एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स से, ये पुट करना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की वेपर फेज में। जैसे यार यहाँ ए है, इसका क्या होगा वेपराइजेशन होगा, तो यार देखो वेपर जब इसकी बनेगी तब इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा ये हम देखेंगे। या कहते हो जो बी है इसका भी वेपराइजेशन हो जाएगा, तो यार ये जब इसकी वेपर बनेगी बी की तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा ये हम देखने वाले हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला दिया था देखो डाल्टन साहब ने। देखो फॉर्मूला क्या है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, वाई ए। देखो वाई ए डिनोट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। ठीक, इन वेपर फेज, तो वाई ए बराबर हो जाएगा पी ए यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया साहब। ठीक है, इस तरह से हम बाई बी की बात करें यानी बी का वेपर सॉरी बी का मोल फ्रैक्शन देखें वेपर फेज में, तो देखो वाई बी बराबर पी बी यानी वेपर प्रेशर ऑफ पी डिवाइड बाई, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ बी डिवाइड बाई टोटल टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला जरूर याद रखना। अब देखो हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है नीट 2019 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखो वाटर सैचुरेटेड एयर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर कितना है 0.02। ठीक है, वाटर वेपर का मोल फ्रैक्शन है 0.02 और ये वेपर फेज में, ध्यान रखना ये क्या है वेपर फेज में। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द सैचुरेटेड एयर इज 1.2 atm, तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा ड्राई एयर का। ठीक है, देखो यार हमको पीएच यानी टोटल वेपर प्रेशर तो दे दिया 1.2 atm। ठीक है जी, और मोल फ्रैक्शन दे दिया 0.02 वाटर वेपर का, और ये ध्यान रखना वेपर फेज में ही है। ठीक है, ये क्या है वेपर फेज में। ठीक है, तो टोटल देखो आपको पता होगा टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1 के बराबर। ठीक है, तो हमको वाटर वेपर का दे दिया 0.02। अब हमको पता करना है ड्राई एयर का, तो ये हो जाएगा कितना, देखो टोटल है 1, ठीक है,
वाटर वेपर हो गया 0.02, तो वो ड्राई एयर का कितना होगा 1 माइनस 0.02, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.98, ठीक है। मोल फ्रैक्शन आ गया ड्राई एयर का वेपर फेज में 0.98। तो फॉर्मूला लगा दो, देखो यार फॉर्मूला क्या था, ठीक है, बाय बराबर, ठीक है, पी बाय पी एस, ठीक है। तो देखो वाई जो ड्राई एयर है इसका वाई यानी मोल फ्रैक्शन आ गया वेपर फेज में 0.98, पी एस पता है ही, और पी आई यानी पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, तो बहुत ही आसान, देखो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, ठीक है, ये आ जाएगा फॉर्मूला, ये तो में मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 0.98 इंटू 1.2 को, तो आ जाएगा 117 एटीएम, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, चलो गया सी, ठीक है। अब देखो यार एक और क्वेश्चन है, ये एपीयूडी 2020 का, ठीक है, ए मिक्सचर ऑफ N2 और आर्गन गैसेज इन ए सिलेंडर कंटेंट 7 ग्राम of nitrogen gas and 8 ग्राम of argon. If the total pressure of the mixture of the gas in the cylinder is कितना 27 बार, the partial pressure of कितना N2, ठीक है। देखो यार एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ, देखो ये गैस फेज की बात करें हम, और गैस में जो मोल फ्रैक्शन निकल के आएगा वो कौन सा होगा, वो वेपर फेज में ही आएगा, ठीक है। तो एक बार वापस देखो, हम यहाँ गैस है ना, ये दोनों क्या है गैस, और देखो यहाँ मोल फ्रैक्शन निकल के आएगा वो किसका आएगा, वेपर फेज में निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ गैस है, ठीक है, यानी बाई N2 निकल के आएगा, ठीक है, या बाई AR निकल के आएगा, ठीक है जी। देखो यार बहुत ही आसान, देखो यहाँ भी यार डाल्टन लो लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि यार देखो जो मिल मोल फ्रैक्शन है यानी बाई N2 निकल के जो आएगा वो कौन कौन सा होगा, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है। तो देखो ये डाल्टन लो लग जाएगा ये, ठीक है। तो देखो यार मोल निकाल लेते हैं हम सबसे पहले, तो देखो 7 ग्राम N2 दे रखा है, तो देखो बहुत ही आसान 7 बाय मोलिकुलर वेट कितना होगा N2 का 28, आर्गन 8 दे रखा है, इसका मोलिकुलर वेट 40 होता है, तो देखो मोल निकल के आ जाएंगे इसके, इसका होगा 0.25, इसका होगा 0.20, ठीक है। अब देखो वाई N2 यानी नाइट्रोजन है, उसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं हम वेपर फेज में, तो ये कितना आ जाएगा 0.5, सॉरी 0.25 बाय टोटल मोल, टोटल मोल है 0.25 प्लस 0.2, ठीक है, तो हो जाएगा 5/9, ठीक है, ये आ जाएगा 5/9 के बराबर, ठीक है जी। तो अब कुछ बचा नहीं है, देखो वाई N2 आ गया, ठीक है, पी आई यानी पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर निकालना है हमको, ठीक है, और पी एस तो दे ही रखा है 27, टोटल जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो हमको दे ही रखा है, ठीक है। देखो हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 बार जाएगा यानी पी आई बराबर 15 आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखो हम आगे चलते हैं यार, आगे है एआईबीएमबीटी 2005 का क्वेश्चन, ठीक है। देखो यार क्वेश्चन बहुत आसान है पर थोड़ा सा लेंथी है, ये दिक्कत है, ठीक है जी। देखो यार क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पेंटेन और हेक्सेन है, इसका मोल रेशियो दे रखा है, और इनका वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर स्टेट में, देखो पेंटेन का है 440 mm ऑफ Hg और 120 है हेक्सेन का, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ध्यान से देखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन लेकिन कहाँ, वेपर फेज में, वेपर फेज में। तो देखो यार अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या, देखो वाई पेंटेन की बात हम करें तो देखो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ पेंटेन, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ पेंटेन डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो यार ये दोनों वैल्यूज हम निकाल लेते हैं, फिर यार आसानी से आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। क्योंकि यार पेंटेन और हेक्सेन का मोल रेशियो है 1:4, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन क्या हो जाएगा, देखो खुद के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, देखो खुद के मोल है 1, टोटल मोल है 5, ठीक है। इस तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन की बात करें तो 4, ठीक है, खुद के मोल है 4 डिवाइड बाई टोटल मोल 5, ठीक है। अब देखो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पेंटेन का दे रखा है 440 और हेक्सेन का दे रखा है 120, ठीक है। अब देखो हम जो पेंटेन है इसका वेपर प्रेशर निकाल लेते हैं, तो देखो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा पेंटेन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, ठीक है, ये कितना है 440, ठीक है, इंटू मोल फ्रैक्शन तो 1/5, तो ये आ जाएगा 88, ठीक है। इस तरह से हम हेक्सेन का भी निकाल लें, तो देखो हेक्सेन का क्या आ जाएगा, ठीक है, देखो इसका वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में 120 इंटू मोल फ्रैक्शन है 4/5, तो आ जाएगा 96, ठीक है। तो 88 और 96, ठीक है, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा सॉल्यूशन 184। अब देखो यार हमारे पास फॉर्मूले में जितनी वैल्यूज चाहिए वो है, देखो वाई पेंटेन बराबर होता है पेंटेन का वेपर प्रेशर जो आया 88 निकल के 88 आ गया, डिवाइड बाई टोटल वेपर प्रेशर तो 184, तो आ जाएगा इसका आंसर 0.478, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करने वाले हैं जो राउल्ट्स लॉ है उसके कुछ लिमिटेशंस भी है। देखो जो राउल्ट्स लॉ है
वो केवल और केवल आइडियल सॉल्यूशन पे ही वर्क करता है। जैसा आप देखो, जो राउल्ट्स लॉ है वो केवल और केवल आइडियल आइडियल सॉल्यूशन पे ही काम करेगा। ठीक है, अब यार हम ये समझते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनको हम समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखो यार, आइडियल सॉल्यूशन को हम सबसे पहले समझते हैं आइडियल सॉल्यूशन को। जैसे यार हम एक कंटेनर लेते हैं जिसमें एक ए पार्टिकल्स है। ठीक है, इसमें ए है ना, ए के पार्टिकल्स है। दूसरा हमने लिया जिसमें बी के पार्टिकल्स है। ठीक है, अब देखो यार, ये क्या, यहाँ क्या हो रहा होगा, ए और ए के बीच में इंट्रैक्शन हो रहे होंगे, ए और ए पार्टिकल्स के बीच में इंट्रैक्शन हो रहे होंगे। यहाँ पे बी और बी पार्टिकल्स है, इनके बीच में इंट्रैक्शन हो रहे होंगे, यानी इनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स काम कर रहा होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, इस इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, तो यहाँ क्या होगा, ए और बी है, इनके बीच में इंट्रैक्शन होने लगेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, देखो ए का एक कंटेनर था, बी का एक कंटेनर था। ठीक है, इसमें क्या है, ए के पार्टिकल्स है, इसमें बी के पार्टिकल्स है, इनको हमने मिक्स कर दिया, यानी इसका सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो रहा होगा, ए और बी को मिक्स किया तो यहाँ ए और बी के बीच में इंटरेक्शन होने लगेंगे। ठीक है, तो देखो यार, आइडियल में क्या होगा, जो ए और ए का इंटरेक्शन है, बी और बी का इंटरेक्शन है, और ये सॉल्यूशन बना, तो ये ए और बी का जो इंटरेक्शन है वो बराबर होता है, या कह दो या इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बराबर होता है। ये याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखो एक बार वापस हम समझते हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होते हैं, ए और ए के बीच के का इंटरेक्शन, बी और बी के बीच का इंटरेक्शन, और सॉल्यूशन के बाद जो ए बी बना है इसका इंटरेक्शन है वो बराबर होता है, या कह दो इनके बीच का जो ई आई एम एफ है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो बराबर होते हैं इनमें, जरूर याद रखना। ठीक है, देखो यार, आइडियल है तो देखो डेल्टा वी मिक्स। ठीक है, यानी जो वॉल्यूम है उसका चेंज भी जीरो होता है, जैसे हम समझे, जैसे हमने ए लिया 10, बी लिया 10, अब जो सॉल्यूशन बनाए वो 20 ml का होना चाहिए। अगर हम 10 ml ए लिया है हमने, 10 ml बी लिया है, तो जो सॉल्यूशन बनाए वो 20 ml का बनना चाहिए। यानी देखो, जो डेल्टा वी है वो तो जीरो आया, यानी तो डेल्टा वी मिक्सचर है वो जीरो आना आता है। क्या साहब, देखो जो आइडियल सॉल्यूशन है उसमें जो वॉल्यूम का चेंज है वो जीरो होता है, और डेल्टा एच वो भी जीरो होता है। देखो, डेल्टा एच का जीरो होने का मतलब है कि जो हीट एब्जॉर्ब हुई है और जो हीट निकली है वो लगभग बराबर है। ठीक है, तो यार आइडियल सॉल्यूशन में अभी तक क्या याद रखना है आपको, कि जो इंट्रैक्शंस हैं वो बराबर होते हैं सबके। ठीक है, डेल्टा वी यानी जो वॉल्यूम का चेंज है वो जीरो होता है, हीट में जो चेंज आया वो भी जीरो होगा। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, देखो जो एंट्रोपी है डेल्टा एस, देखो यार, कभी भी मिक्सिंग जहां भी होगी एंट्रोपी बढ़ती है, ध्यान रखना। कहीं भी मिक्सिंग होगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो देखो एंट्रोपी यानी डेल्टा एस है मिक्सचर का, वो पॉजिटिव होगा। और यहाँ देखो जो ये रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस हो रही है, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। ठीक है, ये तो थर्मोडाइनमिक्स में हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। देखो डेल्टा जी को, लास्ट के 2 पॉइंट क्या, देखो कहीं भी मिक्सिंग होगी तो एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ती है, यानी डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। और देखो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है, तो देखो जहाँ भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन में क्या क्या है आपको याद रखना है, एक तो इंट्रैक्शन सेम होंगे सबकी, डेल्टा एच जीरो होगा, डेल्टा वी भी जीरो होगा, डेल्टा एस जो है यानी एंट्रोपी एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, और डेल्टा जी जो है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है इसलिए नेगेटिव होगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल की हम बात करें जो एनसीईआरटी में है, तो देखो एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। ठीक है, ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। बेंजीन और टोलुइन, ठीक है, ब्रोमो इथेन, क्लोरो इथेन, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है नीट 2016 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो यार, डेल्टा एच मिक्स जीरो बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी हम बात करें डेल्टा यू डेल्टा पी, तो देखो प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं आता है, इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन डेल्टा जी क्या होता है साहब, नेगेटिव होता है, क्योंकि इस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है। तो देखो आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है। ठीक है, डेल्टा एस होता है यानी एंट्रोपी होती है पॉजिटिव, और डेल्टा जी होता है नेगेटिव, याद रखना। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यार AIPMT 2015 का, विच वन इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो यार, बहुत आसान, डेल्टा एस यानी एंट्रोपी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आंसर ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो देखो यार, इस तरह से हमने आइडियल सॉल्यूशन की बात कर ली है। ठीक है, अब आता है यार इससे भी इंपॉर्टेंट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हाँ तो दोस्तों यार, अब हम बात करने जा रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। अब हम बात करने जा रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। देखो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो आइडियल का उल्टा होगा।
जैसे आइडियल में क्या था, देखो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे ए बी बी और ए बी के वो बराबर थे, लेकिन नॉन आइडियल में बराबर नहीं होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, वहाँ क्या हो रहा था, देखो डेल्टा एच है वो जीरो था और डेल्टा वी है वो भी जीरो था, लेकिन नॉन आइडियल में ये जीरो नहीं होंगे साहब। ठीक है, या तो जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी या कम देखने को मिलेगी हमको। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, देखो एंट्रोपी है, मिक्सिंग तो वहाँ भी होगी तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी। और देखो ये जो डेल्टा जी है वो भी नेगेटिव ही होगा, क्योंकि यार यहाँ स्पॉन्टेनियस हो रही है, तो ये तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, अंतर आ जाएगा डेल्टा एच और डेल्टा वी में। ठीक है, अब देखो नॉन आइडियल के भी दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर पॉजिटिव नाम से पता चल रहा है सब चीजें यार इसमें ज्यादा मिलेगी हमको। देखो जैसे राउल्ट्स लॉ क्या था, पी ए बराबर पी ए नोट एक्स है, ये था राउल्ट्स लॉ। ठीक है, लेकिन हमको क्या देखने को मिलेगा, जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड जितना है उससे ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ देखो जो डेल्टा एच मिक्स है वो भी हमको क्या पॉजिटिव देखने को मिलेगा, और डेल्टा वी है यानी जो वॉल्यूम है वो भी हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे देखो हमने एग्जांपल लिया था, देखो ये अगर हम 10 ml लेते हैं, है ना, बी भी 10 ml लेते हैं, तो देखो ए बी सॉल्यूशन है उसमें हमको 20 ml मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखो पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमको ये वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, जैसे 20 मिलना चाहिए लेकिन मिलेगा 25 22 ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना, पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हर चीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही है। डेल्टा एच है वो भी पॉजिटिव दिखेगा, डेल्टा वी है वो भी पॉजिटिव दिखेगा, और जो वेपर प्रेशर है जितना आना चाहिए उससे ज़्यादा आएगा, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब देखो यार ये इसका होता क्यों है, इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे यार हम वही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दो कंटेनर ले लिए हमने, एक में है ए के पार्टिकल्स और एक में है बी के पार्टिकल्स। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बनाया, इसमें अब क्या होगा, ए और बी के पार्टिकल्स में इंट्रैक्शन होगा और ए बी बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या होता है, ठीक है, पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है, जो अट्रैक्शन लग रहे हैं और ए और बी के बीच में वो वीकर हो जाते हैं। ठीक है, यानी देखो जो ए और बी का इंट्रैक्शन है उससे कम इंट्रैक्शन होता है ए बी का, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन फोर्स है वो कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है, तो यार इसीलिए देखो ए बी जो हमारा सॉल्यूशन बना है इसका आई एम एफ यानी इंटर मोलिकुलर फोर्स कम है, या कह लो इंट्रैक्शन कम है, तो आसानी से वेपराइज भी हो जाएगा। इसीलिए इसका वेपर प्रेशर भी हमको ज़्यादा देखने को मिलता है एक्सपेक्टेड से। ठीक है, तो यार क्या देखो यहाँ क्या है, अट्रैक्शन फोर्स कम होते हैं, इसलिए जो ए बी का इंट्रैक्शन है वो कमजोर हो जाता है ए और बी से। ठीक है, तो यार ये हो गया पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका उल्टा नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, देखो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेंगे, यानी जो ए बी बना है इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होंगे, यानी इसका वेपराइजेशन इतना आसानी से नहीं होगा, इसलिए जितना आना चाहिए वेपर प्रेशर उससे भी कम आ जाता है। ठीक है, डेल्टा वी है वो नेगेटिव देखने को मिलेगा, जैसे यार देखो 10 और 10 20 मिलना चाहिए लेकिन यहाँ कम मिलेगा 18 17 ऐसा। ठीक है, डेल्टा एच है वो भी नेगेटिव आता है, तो यार ये याद रखना। ठीक है, एक याद रखो, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा दूसरा। ठीक है, हो गया यार पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और अब आते हैं यार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इनके एग्जाम्पल्स, यार इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। देखो पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है ये। ठीक है, वाटर प्लस मैथेनॉल हो गया, वाटर प्लस एथेनॉल। ठीक है, एसीटोन प्लस एथेनॉल। ठीक है, एसीटोन प्लस कार्बन H2, या कह दो कार्बन डाई सल्फेट। तो यार ये हो गया पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल। एक बार वापस देखो, वाटर मैथेनॉल, वाटर प्लस एथेनॉल, एथेनॉल प्लस एसीटोन, एसीटोन प्लस कार्बन डाई सल्फेट। ठीक है, ये जरूर याद रखना, ये हो गए पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल। ठीक है, बात कर लेते हैं नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यार, जरूर याद रखना, अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस भी। ठीक है, वाटर प्लस कोई भी एसिड हो तो ये हो जाएंगे नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल, जैसे एसिड HCl होगा। ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, HNO3 हो गया। ठीक है, तो यार ये सब देख लेना, वाटर प्लस एसिड ये हो जाएंगे नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल। इसी के साथ साथ फिनोल प्लस एनिलीन। ठीक है, फिनोल प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये हो जाएंगे नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल। क्या क्या, वाटर प्लस एसिड, फिनोल प्लस एनिलीन और क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ठीक है, अब यार हम जो नीट में आए हुए क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यार नीट 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान। द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन
फ्रॉम राउल्स लॉ। तो देखो यार बेंजीन और टोल्यूइन ये हमने पढ़ा था आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल में, ठीक है। क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन ये भी हमने आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल में पढ़ा था। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म ये क्या था, नेगेटिव डेविएटेड, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पॉजिटिव पूछा था तो एथेनॉल प्लस एसीटोन, ठीक है। फिर पॉजिटिव डेविएशन में हमने देखा था, ठीक है, देखो यार ये एथेनॉल प्लस एसीटोन, ठीक है। बाकी देखो आइडियल में हमने ये सब देखे थे, बेंजीन, टोलुइन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, ठीक है। तो यार ये सब हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, क्योंकि यार इसमें आ जाएगा डी, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। नीट ओडिशा 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी देखो पॉजिटिव डेविएशन के बारे में पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है, कौन सा सही है। तो देखो पहला हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है IMF है, फोर्स बिटवीन ए एंड बी आर स्ट्रोंगर देन दोज ए एंड बी। तो बिल्कुल सही है। देखो होता क्या है, देखो ए और बी है ये वीकर हो जाते हैं, ठीक है। हमने देखा था देखो वीक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो ए और बी का जो इंट्रैक्शन है वो वीकर पड़ जाता है, यानी IMF है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स वो कमजोर हो जाते हैं, और ए और बी के तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी डेल्टा एच है वो पॉजिटिव होता है, डेल्टा वी भी पॉजिटिव होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ क्या है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड ए बी आर इक्वल, तो इक्वल भी नहीं होते तो आइडियल में होते हैं, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ देख भी सकते हो पॉजिटिव डेविएशन में ए एंड बी है, इसका IMF या इंटरेक्शन है वो ज़्यादा है ए बी से, ठीक है। देखो यार सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, एसीटोन और इथेनॉल है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, तो यार बी आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन था AIPMT 2006 का। हाँ तो दोस्तों यार एक अब हम आगे चलते हैं यार, एक छोटा सा टॉपिक है एजियोट्रॉप्स। इसका यार एक बार नीट में क्वेश्चन आ गया था, तो यार फटाफट से देख लेते हैं एजियोट्रॉप्स के बारे में भी। देखो जो एजियोट्रॉप्स है इसको हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। देखो क्यों, देखो ध्यान से सुनना, देखो यहाँ क्या होता है, देखो हम सोल्यूट और सॉल्वेंट है इनको जब मिक्स करते हैं तो होता क्या है, इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम हो जाता है। क्या देखो यार एक बार वापस क्या, देखो एजियोट्रॉप्स है इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। देखो ऐसा क्यों करते हैं, देखो जैसे ए एंड बी है, ए सोल्यूट है बी सॉल्वेंट है, तो हमने इनको मिक्स किया और इसका सॉल्यूशन बनाया। तो देखो इसका सॉल्यूशन बना, उसमें जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है उसका जो BP है वो इक्वल देखने को मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट है वो इक्वल देखने को मिलेगा सॉल्यूशन में हमको, ठीक है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है। अब देखो यार एक बात इंपॉर्टेंट आती है, देखो हमने देख लिया कि यहाँ क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है। अब देखो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होने से क्या है, BP जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट का वो बराबर हो गया, इसीलिए क्या है हम सोल्यूट और सॉल्वेंट है उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। क्या, देखो यहाँ BP जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट का वो बराबर हो गया, इसीलिए हम इन दोनों को, सोल्यूट और सॉल्वेंट है उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो थोड़ा हम समझ लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कैसे सेपरेट किया जाता था सोल्यूट और सॉल्वेंट को, ठीक है। जैसे हम कंटेनर रहते हैं, इसमें A और B है, ठीक है। अब मान मान लिया यार A है, इसका BP 100 है, बॉइलिंग पॉइंट 100 है, B का मान लेते हैं 120। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको हीट देंगे, तो जिससे कि 100 तक पहुंचेंगे हम, 100 डिग्री सेल्सियस को हीट दी जाएगी। ए का बॉइलिंग पॉइंट है, ये रिच कर गया, तो यार देखो ए है ये बॉइल्ड हो जाएगा, ठीक है, वेपराइज हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो कंटेनर है उसमें केवल और केवल बी रह जाएगा। तो इस तरह से हम क्या है, ए और बी को अलग कर देंगे, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस जो टेक्निक है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखो यहाँ क्या दिक्कत है, जो बॉइलिंग पॉइंट है दोनों के ही सेम हो गए, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के क्या है, बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो यार यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब देखो जो एजियोट्रॉप्स है वो भी दो तरह के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। तो जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। अभी देखो इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है, इसके एग्जांपल हो जाएंगे 95% एथेनॉल एक्वा सॉल्यूशन, यानी देखो 95% एथेनॉल होगा और 5% क्या होगा, वाटर, ठीक है। और देखो यार मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, 68% HNO3 एक्वा सॉल्यूशन, यानी 68% होगा, एक सेकेंड, 68% होगा HNO3 और बाकी 32% होगा वाटर, ठीक है। तो यार ये एग्जाम्पल होगा इन दोनों के, जरूर याद रखना। ये क्वेश्चन था, इसी के लिए हमने इतना पढ़ा इसे, नीट 2019 का।
द मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो देखो अभी अभी हमने इसका एग्जांपल पढ़ा, क्या था? 68% नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 प्लस 32% वाटर। तो यार देखो यहाँ वैल्यूज नहीं है इसकी, डायरेक्ट है वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इस तरह से ये भी खत्म होता है हमारा। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती है सोल्यूट पार्टिकल्स पे। क्या साहब? देखो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है सोल्यूट के पार्टिकल्स पे। ठीक है, और 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक एक करके हम चारों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम शॉर्ट में RLVP भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो इसे हम समझते हैं। जैसे यार एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें क्या है केवल एक ही पार्टिकल्स है। ठीक है, ये जो ए है क्या है? वोलेटाइल है, यानी इसका वेपराइजेशन होगा। ठीक है, देखो इसका वेपराइजेशन हो गया और इसका वेपर प्रेशर मान लिया PA0। ठीक है, अब अभी देखो यार यहाँ क्या केवल एक ही पार्टिकल्स है, तो जो वेपराइजेशन हो रहा होगा वो अच्छा खासा हो रहा होगा। अब हमने क्या किया, इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, देखो नॉन वोलेटाइल यानी जिसका वेपराइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं। देखो इससे क्या होगा, जो वेपर प्रेशर पहले था ए का उससे कम हो जाएगा। क्यों? देखो ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ये भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो देखो यार पहले ए के जो पार्टिकल्स थे पूरा का पूरा सरफेस यही कवर कर रहे थे, यानी वेपराइजेशन मैक्सिमम इनका हो रहा था। लेकिन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आने से, ठीक है, इन्होंने भी कुछ सरफेस ऑक्यूपाई किया, तो जो वेपर प्रेशर पहले था ए का उससे कम आ जाएगा। ठीक है, तो यार पहले अगर वेपर प्रेशर यहाँ जब केवल खाली ए ही था, तो मान लो वेपर प्रेशर ए का PA0 था, तो देखो जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो PA इसको हम बोल देंगे PA। ठीक है, तो दोस्तों यार यहाँ एक फॉर्मूला बन के आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। देखो शुरुआत में था PA0, फिर PA हो गया, यानी कमी कितनी होगी? देखो शुरुआत में था PA0 माइनस PA, ये कमी होगी। ठीक है, हम बात करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? PA0 के रेस्पेक्ट में, जो शुरुआत में था। ये बराबर हो जाएगा किसके? XB के, यानी जो सोल्यूट है उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा ये। वो क्या? देखो एक बार वापस देखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, यानी देखो शुरुआत में था PA0, फिर हो गया PA, ये कमी होगी साहब। बाएं किसके रिस्पेक्ट में बात करें? शुरुआत के रिस्पेक्ट में, तो PA0। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा XB के, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सोल्यूट है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो XB बराबर हो जाएगा, है ना, सोल्यूट के मोल बाय टोटल मोल Na प्लस NB, ये बन के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यार क्या ये फॉर्मूला, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखो 8 डाइल्यूशन, ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। देखो 8 डाइल्यूशन, जब डाइल्यूट किया हमने, ठीक है, सॉल्यूशन को, तो देखो सोल्यूट बहुत कम हो जाएंगे और जो सॉल्वेंट है हमारा, ठीक है, Na, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बार वापस देखो हमने क्या किया, सॉल्यूशन उसको बहुत डाइल्यूट कर दिया। तो देखो जो सॉल्यूशन है इसको हमने बहुत डाइल्यूट किया, तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल है, ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है, इसके पार्टिकल बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यार जो जो NB है वो Na के कंपेयर में बहुत कम होगा। ठीक है, जो NB है ये Na के कंपेयर में बहुत कम होगा। तो देखो यार यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं, देखो NB और जो Na प्लस NB है, तो देखो NB बहुत कम हुआ तो बराबर Na लिख देंगे। ठीक है, तो यार 8 डाइल्यूशन पे फॉर्मूला बन के ये आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो यार ये जरूर याद रखना यार। अब देखो यार जो हमने अभी पढ़ा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था नीट 2020 में। देखो क्वेश्चन क्या है, 8 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑफ एन ऑक्टेन टू रिड्यूस इट वेपर प्रेशर टू 80%। द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इज, ठीक है, देखो मोलर मास का होगा सोल्यूट का, और मोलर मास ऑफ एन ऑक्टेन दे रखा है 114 ग्राम। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन भी वही है। देखो यहाँ क्या है, वहाँ ए था, यहाँ ऑक्टेन है। ठीक है, ऑक्टेन है। अब देखो यार ये केवल यहाँ जब ऑक्टेन ही है तो इसका वेपराइजेशन है वो मैक्सिमम हो रहा होगा। तो देखो यार इसका अगर वेपर प्रेशर हो जाएगा यहाँ PA0। अब हमने क्या किया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, ठीक है, इसमें।
ठीक है जी। अब देखो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और ये दे रहा है कितना कम हो जाएगा, ये ध्यान से देखना है कितना कम हो जाएगा। देखो पहले अगर पी ए नोट था तो ये कितना कम हो जाएगा, 80% तक रह जाएगा। ठीक है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, एन ऑक्टेन टू रिड्यूस इट वेपर प्रेशर टू 80%, यानी पी ए नोट था तो ये 80% ही रह गया, यानी 0.8 पी ए नोट रह जाएगा ये। ठीक है, देखो यार अब कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में। देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं और आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। तो देखो ये फॉर्मूला है, पी ए नोट है, पी ए की वैल्यू आ चुकी है, देखो 80% तक रिड्यूस हो जाएगा, तो पी ए नोट माइनस पी ए की वैल्यू हो जाएगी 0.8 पी ए बाई पी ए नोट, ठीक है, बराबर एक्स पी। ठीक है, देखो एक्स बी बराबर एक्स बी क्या होता है, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, खुद के मोल बाय टोटल मोल। ठीक है जी। अब देखो यहाँ क्या बचेगा, देखो पी ए नोट में से माइनस 0.8 पी ए नोट करेंगे तो ये बच जाएगा 0.2 पी ए नोट डिवाइड बाई पी ए नोट, तो पी ए नोट से पी ए नोट कटेगा तो बच जाएगा 0.2। ठीक है, अब देखो एन बी की बात करें तो देखो यार हमारा हमको इसको वेट दे रखा है 8 और मोलिकुलर वेट पूछा है। ठीक है, एन ए की बात करें तो देखो एन ए का वेट दे रहा है 114, ठीक है, और इसका मोलिकुलर वेट है वो भी होता है 114। ठीक है, देखो एन ए आ गया, यानी जो ऑक्टेन है उसके मोल आ गए 1। ठीक है, अब देखो यार यहाँ डाइल्यूशन हो रहा है तो देखो एन ए प्लस एन बी लगभग बराबर हो जाएगा एन ए की। क्यों, देखो एन बी तो बहुत कम है, एन बी के मोल यानी सोल्यूट के मोल है वो तो कम है, एन ए इसके मोल बहुत ज़्यादा है, तो ये लगभग लगभग बराबर हो जाएगा एन ए के ही। ठीक है, तो देखो यहाँ देखो फॉर्मूला क्या बन के आएगा, एन बी, ठीक है, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, तो देखो ये लगभग लगभग एन ए के ही बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी 0.2 बराबर एन बी बाई एन ए, ये आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो एन ए की वैल्यू हमको पता है 1, ठीक है, एन बी क्या होगा 8 बाई एम डब्ल्यू। ठीक है, तो देखो यार एम डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा साहब, ठीक है, ये कटेगा और 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो आंसर आ गया यार 40। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था यार। ठीक है, ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना। ठीक है, देखो डाइल्यूशन भी क्या होता है, एन ए बहुत बड़ा हो जाता है एन बी से, इसलिए देखो यार इसकी वैल्यू लगभग एन ए के बराबर ही हो जाती है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले सीबीएसई आईपीएमटी 2010 के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या है, एन एक्वस सॉल्यूशन इज 1 मोलर इन KI विच चेंज विल कोज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू इंक्रीज। ठीक है, यहाँ क्या है, देखो वाटर है, ठीक है, वाटर में हमने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो क्या है KI वो ऐड कर दिया, तो देखो इससे क्या होगा, वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है यार ऐसा क्या ऐड करें इनमें से जो क्या है इसका वेपर प्रेशर बढ़ा दे। ठीक है, अगर हम NaCl ऐड करते हैं तो ये भी क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो यार ये तो क्या है वेपर प्रेशर और डिक्रीज करेगा। Na2SO4 है, ये भी डिक्रीज करेगा, ये भी नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, हम KI बढ़ाएं तो देखो KI ने तो पहले ही वेपर प्रेशर को कम किया था और कम कर देगा, लेकिन अगर हम वाटर डाल दें, यार क्या है, वाटर अगर हम डालेंगे तो KI है इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और इसका सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा और वाटर का सरफेस एरिया बढ़ेगा, यानी इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है जी, एक बार वापस देखो क्या क्वेश्चन क्या था, देखो वाटर है, देखो एक्वा सॉल्यूशन इन वाटर है, इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया KI, देखो जिससे क्या हुआ, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब देखो वेपर प्रेशर कैसे बढ़ सकता है, ठीक है, अगर हम इसमें वाटर और ऐड करते हैं देखो यार KI की कंसंट्रेशन कम होने लग जाएगी। ठीक है, और वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो देखो इसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा और वेपराइजेशन आसानी से होगा, और क्या है जिससे क्या है वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, तो आंसर हो जाएगा D। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे यार हम बात करने वाले हैं सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखो बॉइलिंग पॉइंट वो होता है कि जहाँ लिक्विड है, जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर है वो बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ठीक है, एंड जो लिक्विड है, ठीक है, वो टर्न हो जाता है किसमें, वेपर्स में, बॉईल होने लग जाता है लिक्विड। ठीक है, जैसे आपको पता होगा देखो वाटर जो है, ठीक है, देखो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये पता होगा, देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो मान लो हमने कोई इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, हमने क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया इसमें, तो देखो होता क्या इससे, देखो वाटर है ये बोल्ड हो रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन अगर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है,
ये लगभग लगभग कितना भी हो सकता है, देखो 100 से बढ़ के 101 हो गया, 102 हो गया, ठीक है। तो यार ये जो एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, ये सब हमारी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा टी बी से, ठीक है। तो देखो डेल्टा टी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, मोलेलिटी के। यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया, देखो मोलेलिटी आएगा यहाँ ना, देखो टी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोलेलिटी के, ठीक है जी। तो देखो फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, डेल्टा टी बी, यहाँ कॉन्स्टेंट आएगा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे कैबी इनटू मोलेलिटी, ठीक है जी। एक बार वापस देखो, जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है जिसको हम डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलेलिटी के, है ना, मोलेलिटी के। और यहाँ फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, देखो प्रोपोर्शनल साइन हटेगा और यहाँ कांस्टेंट आएगा केबी। केबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, इनटू मोलेलिटी, ठीक है जी। और देखो यार एक और बात, देखो जो केबी है, ये जो केबी है हमारा, वो केवल और केवल डिपेंड करता है सोलवेंट के नेचर पे। केबी है हमारा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, वो केवल और केवल सोलवेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो यार इससे रिलेटेड जो नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं नीट 2016 फीज 1 के क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या है, 800 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम वाटर इज 732 mm। तो केबी की वैल्यू दे रखी है, देखो केबी क्या है, केबी क्या था ये भी देखा, देखो वीपी बीपी इलेवेशन कांस्टेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू है 0.52 और हमको बताना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सॉल्यूशन का। तो देखो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और देखो ध्यान रखना वाटर है, प्योर वाटर जो है उसका वेपर प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg 100 डिग्री पे। प्योर वाटर है उसका 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है 760 कितने 760 mm ऑफ Hg, ठीक है, 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। लेकिन देखो यार यहाँ वाटर है, इसमें हमने सोल्यूट डाल दिया, ठीक है, 6.5 ग्राम सोल्यूट डाल दिया, जिससे क्या इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और कम होकर कितना होगा 732 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब देखो यार हमको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो देखो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, देखो डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोलेलिटी। और देखो मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या आ जाता है, ठीक है, देखो मोल ऑफ सोल्यूट यानी वेट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू सोलवेंट का वेट। तो देखो सोलवेंट का वेट तो हमको पता है 100 ग्राम, वाटर का देखो वेट दे रखा है 100 ग्राम, ठीक है। अब देखो जो सोल्यूट है इसका वेट भी पता है हमको कितना 6.5 ग्राम, ठीक है। इन सोल्यूट का मोलिकुलर वेट हमको नहीं पता, बाकी केबी की वैल्यू भी दे रखी, तो ये पता चल जाए तो यार ये हम बॉइलिंग पॉइंट आसानी से आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखो यार इसके लिए हम यूज करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके फॉर्मूले को हम लगाएंगे। तो देखो यार हमको यहाँ भी तकरीबन सभी वैल्यू पता है, देखो पी ए नोट, ठीक है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है 760, ठीक है, कम कितना हो गया, कम हो गया 732, ठीक है, ये लगा दिया फॉर्मूले में, ठीक है। देखो यार ये क्या आ जाएगा 760 माइनस 732 बाई 760। अब देखो यार बराबर होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, खुद के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, ठीक है, Na प्लस एन बी। अब देखो यहाँ भी क्या है वही डाइल्यूशन हुआ है, तो ये लगभग ये कम बिल्कुल कम होगा, देखो एन बी सोल्यूट है बहुत कम होगा सॉल्वेंट से, ठीक है। यहाँ भी फॉर्मूला आ जाएगा Na बाय एन बी बाय Na, ठीक है। देखो यार यहाँ भी क्या है Na प्लस एन बी तकरीबन बराबर हो जाएगा Na के, ठीक है, Na के मोल के, ठीक है जी। तो देखो यार Na की वैल्यू क्या होगी, यानी वाटर है उसके मोल कितने होंगे, देखो वाटर है इसके अंदर देखो वेट दे रखा है 100, मोलिकुलर होता है 18, तो हो जाएगा 5.5, ठीक है। तो Na की वैल्यू होगी 5.5, ठीक है। एन बी का वेट तो हमको पता है, मोलिकुलर वेट ही तो निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इससे हमारा यार जो सोल्यूट है इसका मोलिकुलर वेट निकल के आ जाएगा, ठीक है, तकरीबन आएगा यार 31.75, ठीक है। अब यार कुछ नहीं बचा, वैल्यू पुट करनी है, देखो केबी की वैल्यू है, ठीक है, सोल्यूट की वेट 6.5 है, मोलिकुलर वेट भी आ गया, ठीक है। जो सोलवेंट है ये 100 है, 100 देखो यहाँ हमको केजी में लेना है, 100 ग्राम था तो केजी में करेंगे तो बाय 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यार ये 1000 ऊपर गया, तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे पूरे को, तो डेल्टा
टी भी लगभग आ जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, यानी बॉइलिंग पॉइंट में इलेवेशन जो हुआ है, ठीक है, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री सेल्सियस आ गया। यानी पहले यार जो बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस था, वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, यानी 101 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इलेवेशन कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। एक बार वापस देखो, डेल्टा टी भी आ गया 1 डिग्री सेल्सियस, यानी इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस हुआ। यानी पहले कितना था बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस, तो 1 से बढ़ जाएगा, यानी 101 हो जाएगा। यही आंसर है, ठीक है। अगर ये आंसर हो जाएगा डी, ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जो कि है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो कि क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना है, इसे हम समझते हैं, ठीक है। देखो यार पहले मतलब समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होता है। तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट है, उसका मोटा मोटा मतलब ये होता है कि यहाँ क्या होता है, लिक्विड के पार्टिकल है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे वाटर है, ठीक है। अब वाटर है, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे हम रखते हैं, ठीक है ना। 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो यार जैसे ये कंटेनर है, इसमें वाटर है, ठीक है। अभी क्या है, इसका फ्रीजिंग है, कितने डिग्री पे हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें तो क्या है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट फिर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, इससे भी कम हो जाएगा। मतलब जहां ये वाटर है आइस में कन्वर्ट हो रहा था 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब ये वाटर को आइस में कन्वर्ट होने के लिए इससे भी कम टेम्परेचर चाहिए होगा, यानी -2, 3, मतलब और भी कम हो जाएगा, 0 डिग्री से भी कम हो जाएगा, माइनस में चले जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने इसे बोला डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, ठीक है। देखो वाटर है, जनरली 0 डिग्री सेल्सियस से इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, लेकिन हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, ठीक है। देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा टी एफ से, ठीक है। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलेलिटी के, ठीक है। तो फॉर्मूला बन के आता है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोलेलिटी। और के एफ क्या है, देखो के एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। और देखो के एफ है, ये भी क्या है, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के, केवल और केवल नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यार एक क्वेश्चन आया था नीट 2017 का, इफ मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी जो के एफ है इसकी वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो के एफ की वैल्यू केवल और केवल डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के, तो देखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट नहीं बदला, मोलैलिटी बदली है, तो यार इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मोलैलिटी बदलने का, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, अनचेंज रहेगी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है जी। अब देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन AIPMT 2010 के क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, ठीक है, मोलर मास क्या होता है सुक्रोज का 342 हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्व, ठीक है, 68.5 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट हमको बताना है सॉल्यूशन का, और कैफ की वैल्यू दे रखी है कितनी साहब, 1.86। तो बहुत ही आसान, देखो हम निकाल लेते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये हम निकाल लेते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, के एफ इंटू मोलैलिटी, ठीक है। यार के एफ की वैल्यू है, मोलैलिटी भी आसानी से निकल जाएगी, सब कुछ दे रखा है। देखो यार के एफ की वैल्यू होगी 1.86, ठीक है। मोलैलिटी बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट का वेट किसमें, केजी में, ठीक है। तो देखो यार वेट हो गया 68.5, मोलिकुलर वेट है सुक्रोज का 342 इनटू, देखो वाटर है, इसका वेट दे रखा था, देखो वाटर है सॉल्वेंट, तो इसका वेट दे रखा था 1000 ग्राम, यानी केजी में ले तो 1 हो गया, ठीक है। तो देखो यार इसको आप सॉल्व करोगे पूरी इक्वेशन को तो आ जाएगी 0.372, ठीक है। यानी जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना आया, साहब 0.372, ठीक है। ये डिप्रेशन है, ध्यान रखना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है 0.372। देखो हमको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछा, हमको लास्ट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। तो देखो 0 था, ठीक है। अब डिप्रेशन कमी कितने की आ गई इसमें, 0.372 की,
तो यानी फाइनल जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है -3.72। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है जी, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है AIPPT 2006 का। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट जिसका मोलर मास है 250, ठीक है, वाज डिजोल्व इन 51.2 ग्राम ऑफ बेंजीन इफ द फ्रीजिंग पॉइंट है, देखो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कितना है, केएफ की वैल्यू दे रखी है 5.12। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन विल बी लोअर्ड बाय, यानी फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितने से कम हो जाएगा, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है यहाँ तो। ठीक है, तो यार बहुत आसान है, फॉर्मूला लगाना है क्या, TF बराबर KF इंटू मोलरिटी। KF की वैल्यू क्या रहेगी 5.12। ठीक है, मोलरिटी निकाल लेते हैं, देखो मोलरिटी है निकालते हैं, वेट है सोल्यूट का 1, मोल्यूल का वेट है 250। ठीक है, और सॉल्वेंट जो है उसका मास दे रखा है क्या 51.2 ग्राम में दे रखा है, देखो 1000 केजी में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी मोलरिटी की। ठीक है, अब यार देखो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यार यहाँ से कट जाएगा, 10 बचेगा 4 तो 0.4। ठीक है, ये आ जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यार यही आ गया। ठीक है, ये आंसर। ठीक है जी, अब देखो हम बात करते हैं AIPPT 2005 के क्वेश्चन की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है। देखो क्या, ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, ठीक है, यूरिया का मोलर मास होता है 56 ग्राम, बॉइल्ड 8 कितने किस पे बॉइल्ड कर रहा है 100.18 डिग्री सेल्सियस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ KF एंड KP। ठीक है, KF और KB जो है, KF क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और KB क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, तो दोनों दे रखे हैं। ठीक है, तो हमको पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। तो देखो यार जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है साहब 100 होता है, लेकिन यहाँ आप देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100.18, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना आ गया 0.18। ठीक है, तो देखो यार मतलब डेल्टा टी भी हमको मिल गया, केवी की वैल्यू दे रखी, तो यहाँ से मोलेलिटी हमको मिल जाएगी, और मोलेलिटी मिल गई तो क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया। फिर देखो एक बार वापस देखो, हमको क्वेश्चन में जो बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है वो कितना है 100.18, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, यानी जो इलेवेशन है बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है 0.18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी डेल्टा टी भी हमको मिल गया 0.18। ठीक है, केबी की वैल्यू दे ही रखी है और यहाँ से मोलरिटी आ गई। ठीक है, अब देखो हमको फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, तो ये देखो फ्रीजिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है KF इंटू मोलरिटी। मोलरिटी ये आ गई साहब है ना 0.18 डिवाइड बाई 0.512। ठीक है, तो ये आ गई मोलरिटी। ठीक है, और KF है इसकी वैल्यू दे ही रखी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा 0.654, यह है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, देखो यार ये क्या है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हुई है, 0 था पहले, तो देखो फिर कमी कितनी हो जाएगी 0.654 की, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा लास्ट में वो आएगा -0.654। ठीक है, अगर क्वेश्चन में जरूर ये देख लेना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो ये होता था, और फ्रीजिंग पॉइंट है वो हो जाएगा ये -0.654। ठीक है, तो देखो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार हम बात करने वाले हैं फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर की। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, लेकिन उससे पहले हम ऑस्मोसिस को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, देखो ऑस्मोसिस क्या होता है, जैसे यार ये देखो दो सॉल्यूशन है A और B। ठीक है, और इनके बीच में है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो जो A है उसका कंसंट्रेशन है वो हाई है। ठीक है, A सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन हाई है, B वाले का कम है। ठीक है, तो देखो ऑस्मोसिस में पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि देखो जो ऑस्मोसिस है उसमें केवल और केवल सोलवेंट के पार्टिकल ही मूव करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। क्या साहब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, एक तो ऑस्मोसिस में क्या कि केवल और केवल सोलवेंट है उसी के पार्टिकल मूव करेंगे। ठीक है, उसी के पार्टिकल मूव करेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, और इनकी डायरेक्शन क्या होगी ये तो और इम्पोर्टेंट है, इनकी डायरेक्शन क्या होती है
लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, जैसे यार यहाँ देखें, ठीक है, देखो यहाँ क्या होगा, ये लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से मतलब सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है वो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, दोनों बातें याद रखना। पहली तो क्या, ऑस्मोसिस में क्या केवल और केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करते हैं और उनकी डायरेक्शन क्या होती है, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन था AIPMT 2006 का। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस द फ्लो ऑफ द वाटर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अभी अभी देखा, देखो फ्लो कहाँ से होता है, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो देखो यार बी और सी तो बिल्कुल ही गलत हो गया, इसमें क्या है बोथ साइड ना, बोथ साइड नहीं, केवल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये लिखा हुआ है फ्रॉम सॉल्यूशन देट हैव लो कंसंट्रेशन ओनली। हाँ तो दोस्तों देखो हमने ऑस्मोसिस तो देख ली, अब एक और टर्म आती है RO यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। और आपको पता होगा यार, देखो ये इसका यूज किया जाता है कहाँ, वाटर प्योरीफायर में। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, देखो ऑस्मोसिस का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या किया जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिससे क्या है जो ऑस्मोसिस की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। देखो ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव होगा, किसका, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है वो मूव करेंगे। ठीक है, ये होता है आरओज में। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन भी आया था AIPMT 2001 में, प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि कैसे काम करता है। तो देखो ये सॉल्ट वाटर हो गया हमारा यानी सी वाटर, और ये हमारा फ्रेश वाटर हो गया। ठीक है, जनरली क्या होगा ऑस्मोसिस में मूव कहाँ होता है, मतलब देखो कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, सॉल्ट वाटर की, इसकी कम है, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, जनरली ये होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस की थ्रू, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, जो सॉल्वेंट है यानी जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल है, उसका जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, सोल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ। तो देखो यार यहाँ ये सॉल्ट वाटर है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होगी, लेकिन वाटर भी है। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, केवल वाटर है, उसी के पार्टिकल मूव कर रहे हैं कहाँ, फ्रेश वाटर की तरफ, तो हमको फ्रेश वाटर ही मिल रहा है यहाँ। ठीक है, तो यार ये सब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस में। फिर अब हम आ जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है कि जो फ्लो है सोलवेंट का, ठीक है, यानी या कह दो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वही है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्या देखो जो सॉल्वेंट है उसके पार्टिकल का जो मूव हो रहा है, ठीक है, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है उसका जो मूवमेंट है उसको रोकने के लिए हम जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं बाहर से, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो है साहब ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो यार जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। देखो पाई ये डिनोट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई बराबर CRT। टी है टेम्परेचर, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, और सी क्या है साहब, सी है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। सी क्या है साहब, सी है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, यानी मोलरिटी ही एक तरह से। ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब देखो यार एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो यार किसी भी मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन है ना, पॉलीमर, ठीक है, इनका हमको अगर मोलिकुलर वेट निकालना है तो सबसे बेहतरीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ऐसा क्यों, देखो हमने बाकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनमें देखो यार हमको क्या है, एक्सट्रीम टेम्परेचर की जरूरत थी। देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही थी 100 डिग्री लगभग, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग तो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही थी। लेकिन देखो यार ऑस्मोटिक प्रेशर है, यहाँ जनरली बात होगी रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, यार जो मैक्रोमोलिक्यूल जैसे प्रोटीन पॉलीमर होते हैं वो क्या होते हैं, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है उस पर क्या है, स्टेबल नहीं होते,
ठीक है। तो यार अगर ध्यान रखना, अगर हमको मोलिकुलर वेट निकालना है प्रोटीन या पॉलीमर यानी मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल का, तो सबसे बेहतरीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो यार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ गया था AIPMT 2000 में। देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैन प्रोवाइड मोलर मास ऑफ प्रोटीन विद ग्रेटर प्रिसीजन। तो देखो कौन सी है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब यार हम बात कर लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। ठीक है, देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, जहां क्या है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बराबर होगा। ठीक है, मतलब पाई 1 बराबर पाई 2। ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बराबर होता है। इससे भी क्वेश्चन आ गया था AIPMT 2020 में। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है सेम, क्या सेम रहता है साहब, तो इसमें आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं नीट 2024 के क्वेश्चन की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, द प्लॉट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर ए solution given in straight line with slope 25.73, the temperature at which the osmotic pressure measurement is done is। तो यार यहाँ है क्या हुआ है, देखो फॉर्मूला हम देखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है CRT। ठीक है, तो देखो यार ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका हम। देखो y एक्सिस पे आ जाएगा पाए यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखो जो बचा RT हो गया स्लोप, और C क्या है, इंटरसेप्ट 0 हो गया। ठीक है, तो देखो y एक्सिस पे आ गया पाए, एक्स एक्सिस पे आ गया C, और ये जो स्लोप है वो क्या होगी, ये स्लोप होगी RT। ठीक है, R क्या है, गेस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर हमको बताना ही है। तो देखो यार जो स्लोप जो है इसकी हमको वैल्यू दे रखी है, स्लोप की वैल्यू हमको दे रखी है 25.73, और स्लोप क्या है RT, तो RT बराबर हो जाएगा 25.73। ठीक है, कुछ बचा नहीं है। देखो R की वैल्यू होती है 0.0821। ठीक है, और जो स्लोप है उसकी वैल्यू दे रखी है 25.73। ठीक है, तो देखो यार स्लोप बराबर हो जाएगा RT, R की वैल्यू पता है, T है, T हम निकालेंगे तो देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 310। ठीक है, कैल्विन, ध्यान रखना यहाँ जो टेम्परेचर आएगा वो कैल्विन में आएगा, ध्यान रखना है ना। तो देखो टेम्परेचर आ गया 310। ठीक है, यार तो 310 है, ये हमारा कैल्विन में आया है। इसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो -273 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। आंसर थर्ड हो गया। ठीक है, तो यार बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो यार स्लोप की हमको वैल्यू दे रखी थी, ग्राफ प्लॉट करा था पाई CRT के बीच में। ठीक है, ये y एक्सिस पे आ गया, ये x एक्सिस पे आ गया, जो ये बचा ये होगी स्लोप। ठीक है, y बराबर mx + c होता है यार, बेसिक चीज़ें हैं तो। ठीक है, तो देखो यार स्लोप बराबर आ गया RT, स्लोप की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू है 0.0821 होती है। ठीक है, तो यार इतनी आसानी से आंसर आ जाएगा। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है यार AIPMT 2002 का। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान। देखो ए सॉल्यूशन कंटेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑफ मोलिकुलर मास m2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इन टर्म ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, क्या, PV बराबर nRT। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम, थर्मोडाइनमिक्स में और फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, PV बराबर nRT। ठीक है, देखो P क्या है, प्रेशर, और ये प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम डिनोट करते हैं पाई से। V वॉल्यूम है, N क्या होता है, मोल। तो देखो N बराबर हो जाएगा क्या, देखो मोल बराबर क्या होता है, सोल्यूट का वेट जिसको हम M2 से डिनोट कर रहे हैं, और मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट जिसको हम कैपिटल M2 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और RT, तो देखो हमको M2 बताना है, तो देखो कुछ भी नहीं बचा। देखो यार M2 बराबर हो जाएगा स्मॉल m2 RT बाय पाई V। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो यार यही इतना सा ही था, आंसर हो जाएगा देखो इसका B। ठीक है जी, अब देखो हम आगे चलते। हाँ तो दोस्तों यार अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वॉन्स हाफ फैक्टर। ठीक है, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, तो देखो यार इसकी डिस्कवरी बाद में होती है, जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डिस्कवरी होती है उसके बाद ये पता चलता है। देखो क्या, ध्यान से सुनना। जैसे एक कंटेनर में वाटर है, ठीक है, एक कंटेनर है, इसमें वाटर है। अब हमने क्या, यूरिया डाला, ठीक है, सुक्रोज डाला, ग्लूकोज डाला, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब ध्यान से सुनना, अगर हम इसमें NaCl डाल दें तो देखो क्या होगा, NaCl है वो ब्रेक होगा Na+ और Cl- में। यानी यार पहले तो ये एक ही था, है ना, एक ही मोल था, अब ये जाके 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्या, पहले तो देखो NaCl एक ही पार्टिकल था, अब ये यहाँ 2 पार्टिकल हो गए Na+ और Cl-।
तो नंबर ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल है वो ही बदल गए, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखो किस पे डिपेंड कर रही थी, नंबर ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल पे। तो देखो यहाँ तो यार यही बदल गया, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल गई। ठीक है, तो यार यहाँ तो दिक्कत होगी ना। तो यार इसी को करेक्ट करने के लिए आता है 1/2 फैक्टर, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है जी, को फिर किया क्या गया, कुछ भी नहीं, देखो जो ये फॉर्मूले थे उनके आगे आई और लगा दिया गया, यानी 1/2 फैक्टर से और मल्टीप्लाई कर दिया गया। जैसे यहाँ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, उसका फॉर्मूला अब क्या होगा, डेल्टा टी बी बराबर आई के बी, है ना, इनटू मोलेलिटी। ठीक है, हम आगे देखें, जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला था डेल्टा टी एफ, तो यहाँ आई से और मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, के एफ इनटू मोलेलिटी। ठीक है, इसी तरह से हम देखें यहाँ, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला था क्या, पाई बराबर सी आर टी, तो देखो यहाँ आई से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो पाई बराबर आई सी आर टी हो गया। ठीक है, देखो यार जो आई का वैल्यू है, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, इनके लिए तो 1 ही होगी। ठीक है, इसलिए यार ये आई लगाने से कोई फर्क नहीं आ रहा था। ठीक है, आई की वैल्यू रखो या ना रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो 1 ही है। लेकिन यार NaCl, ठीक है, और भी जो इलेक्ट्रोलाइट है उनके केस में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आई की। सेम देखो यहाँ भी होगा, यहाँ भी हम क्या आई लगा देंगे। ठीक है जी, तो देखो यार ये सब है, तो यार आई की वैल्यू कैसे निकाली जाती है हम देख रहे हैं। देखो आई बराबर क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन डिवाइड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन। जैसे हम बात करें यूरिया का थ्योरेटिकल नंबर 1 है और एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल भी 1 है, तो आई की वैल्यू 1 आएगी। अब हम बात करें NaCl की, तो देखो NaCl है, एक सेकंड, देखो NaCl है ना, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन 1 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, 2। ठीक है, तो यार आई की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब देखो यार एक और बात, देखो जो आई की वैल्यू है जरूरी नहीं कि यार ये एक या एक से ज़्यादा ही आए, एक से कम भी आ सकती है। देखो कैसे, ठीक है, देखो यार हमने देखा NaCl है, ये जाके क्या Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो रहा था, तो यहाँ डिसोसिएशन हो रहा था। लेकिन हम एसिटिक एसिड को अगर बेंजीन में डिसोल्व करें तो क्या है, एसोसिएशन हो जाता है, ये डाइमर बना लेता है बेंजीन में। ठीक है, देखो होता क्या है, जैसे यार CH3COOH है एसिटिक एसिड, इसके 2 मोल है। ठीक है, 2 हमारे पास CH3COOH है। अभी सॉल्यूशन में जाके करेगा, डाइमर बना लेगा, यानी सॉल्यूशन में जाने के बाद इसके जो पार्टिकल्स के नंबर है वो एक ही रह गया। यानी देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई बराबर थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन 2 हुए और इसने क्या किया, जाके डाइमर बना लिया यानी 1, तो यार आई की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो यार इस तरह से एसोसिएशन भी हो सकता है, यानी आई की वैल्यू 1 से कम भी आ सकती है। ठीक है, अब देखो यार अब हम बात करने वाले नीट 2023 मणिपुर की क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या है, विच अमोंगेस्ट द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स विल हैव मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यार ये सब ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, यार देखो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है सभी की सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या करेगा, यार ब्रेक होंगे यानी डिसोसिएट होंगे। जैसे Na प्लस NaCl है वो ब्रेक हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में, KCl है ये ब्रेक हो जाएगा K प्लस और Cl माइनस में, है ना। MgSO4 ये भी ब्रेक हो जाएगा Mg प्लस 2 और SO4 2 माइनस में। यहाँ वापस NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। यानी देखो इन सभी का आई जो है 2 होगा। देखो ये भी 2 पार्टिकल्स में ब्रेक हुआ, ये भी 2 पार्टिकल्स में ब्रेक हुआ, ये भी 2, ये भी 2, तो देखो आई सभी का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं यार एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम किसका होगा ये हमको बताना है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, TB बराबर KB इंटू मोलेलिटी। ठीक है, और यहाँ आई से भी गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि यार ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहे हैं ना इलेक्ट्रोलाइट जाके सॉल्यूशन में, इसीलिए। ठीक है जी, तो जो KB है तो सभी का सेम ही होगा। तो देखो हमारा जो डेल्टा TB है वो डायरेक्टली प्रपोज हो जाएगा I इंटू MK, यानी I यानी 1/2 फैक्टर जो भी लगभग सबका 2 ही है, तो मेनली यार ये डिपेंड करेगा मोलेलिटी पे ही। ठीक है, और देखो यार यहाँ आप ध्यान से देखो तो हमको मोलेलिटी दे रखी है, तो देखो यार जो डाइल्यूशन पे क्या है, मोलेरिटी और मोलेलिटी है इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लगभग बराबर सी वैल्यू आती है। ठीक है, तो देखो यार डेल्टा TB डायरेक्टली प्रपोजल होगा किसके, I और M के, तो I तो सभी का सेम है 2। ठीक है, अब मोलेलिटी हम देखें तो देखो सबसे ज़्यादा किसकी है, तो देखो यहाँ है 0.05, यहाँ है 0.1, यहाँ है 0.1 और यहाँ है 1। ठीक है, ध्यान से देखो तो मैक्सिमम डेल्टा TB तो आ जाएगा फोर्थ वाले का क्योंकि 1 है। ठीक है, यानी मैक्सिमम एलिवेशन तो यहाँ होगा और मिनिमम हम देखें तो फर्स्ट वाले में होगा। ठीक है, देखो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है जी, मिनिमम भी पूछा है तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यार इस तरह से ये भी खत्म होता है। हाँ तो दोस्तों एक क्वेश्चन है यार नीट 2021 का,
तीन सॉल्यूशन दे रखे हैं P1, P2, P3 और तीनों में से हमको बताना है किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो पहला सॉल्यूशन है किसका साहब, पहला सॉल्यूशन है ग्लूकोज का। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है ना 250 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व किया गया है इसको। यूरिया का है दूसरा सॉल्यूशन, 10 ग्राम ऑफ यूरिया है 250 ml ऑफ वाटर में। तीसरा है सुक्रोज का, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज है 250 ml ऑफ वाटर में। ठीक है, तो देखो यार अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है CRT के। ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है CRT के। ठीक है, तो देखो यार RT तो सभी के लिए सेम होगा। ठीक है, देखो ये वाली वैल्यू तो सभी के लिए सेम होगी। ठीक है, अब हम बात करें कंसंट्रेशन की तो C बराबर है होता है मोल बाय वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम भी हम देखें तो सभी के सेम है, कितने 250 तो यार वॉल्यूम है वो भी सभी का सेम है, यानी जो पाई है वो डिपेंड करेगा मोल पे। मोल जिसके ज़्यादा उसका पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर वो भी उसी का सबसे ज़्यादा होगा। देखो एक बार वापस देखोगे यार, जो पाई है उसका फॉर्मूला था CRT। तो देखो RT है तो सभी की सेम है, वॉल्यूम भी सभी की सेम है, अंतर आएगा किसमें, मोल में। यानी मोल जिसके ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सबसे ज़्यादा। तो देखो हम देख लेते हैं मोल निकाल के। देखो ग्लूकोज है ये 10 ग्राम दे रखी, इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 180। यूरिया है ये भी 10 ग्राम है, इसका मोलिकुलर वेट 60 होता है। सुक्रोज है 10 ग्राम दे रखी लेकिन इसका मोलिकुलर वेट होता है 342। तो देखो यार ग्लूकोज के मोल निकाले, देखो मोल बराबर क्या था वेट बाय मोलिकुलर वेट, तो वेट है 10, मोलिकुलर वेट 180, तो आ जाएगा 0.056। यूरिया का हम देखें तो देखो वेट है 10, मोलिकुलर वेट है 60 तो 0.167। सुक्रोज है वेट है 10, मोलिकुलर वेट है 342 तो ये हो जाएगा 0.029, यानी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी यूरिया की। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी यूरिया की, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा यूरिया का, यानी P2 सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर हम वैल्यू देखें तो सुक्रोज और ग्लूकोज में ज़्यादा वैल्यू किसकी, इसकी ग्लूकोज की, तो फिर आ जाएगा ग्लूकोज ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर ज़्यादा आ जाएगा ग्लूकोज का, फिर आ जाएगा सुक्रोज का। तो यानी देखो जो सेकेंड सोल्यूशन है यूरिया का उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा हुआ, फिर पहले वाला सोल्यूशन जो ग्लूकोज का है उसका, और सबसे कम हुआ सुक्रोज का, यानी P2 सबसे ज़्यादा होगा P2 का, फिर P1 का और P3 का। ठीक है, देखो ये आंसर हो गया P2 P1 P3। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से हमारा बेहतरीन वीडियो ख़त्म होता है सॉल्यूशन पे। देखो यार इसमें हमने लास्ट 25 सालों के जितने भी क्वेश्चन आए थे नीट में वो देख लिए और उनके कॉन्सेप्ट भी हमने सीख लिए हैं। यार देखो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।